हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा पंचायती राज की ये जो दूसरी पीडीएफ है इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे एक ही वीडियो में। यानी आज आपको इसके बारे में कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। तो इसमें मैंने आपको पहले क्या बता रखा है, हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं आपको करवा चुका हूँ, मैं ट्रिक से करवा चुका हूँ और आपको याद भी हो गई होंगी। हरियाणा संविधान का अनुच्छेद 243 भी करवा दिया है, वो भी ट्रिक से करवाया है। और हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म डिटेल में करवाई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहा था हरियाणा के डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म से। और हिंदी की पीडीएफ हरियाणा पंचायती राज, देखो ये इसका मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो यानी पंचायती राज आपका आज ये हो जाएगा। उसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा, कौन सा बचेगा? वो पंचायती राज जो सब करवाते हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति या लॉर्ड रिपन के बारे में जानकारी करेंगे, या कितने कितने राज्यों में पंचायती राज लागू है, तो वो सब चीज़ डिटेल में करवा देंगे। वो उसकी भी एक ही वीडियो आएगी, ठीक है। और ये भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके बाद में पंचायती राज फिनिश हो गया। हाँ, उसके बाद आगे इनका मॉक टेस्ट चलेगा, कंप्लीट चलेगा, सबको एक साथ लेके चलेंगे मॉक टेस्ट। और देखो ये कंप्लीट करवाते ही मैं पटवारी का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ज़्यादा नहीं बचा है पटवारी की, आप चिंता मत करो। जितना भी करवाऊंगा वो सफिशिएंट होगा। और उसके बाद फिर कंप्यूटर और साइंस पर वीडियो लेक्चर आएंगे। तो यह जल्दी से कोशिश रहेगी कि पटवारी तक का सिलेबस जब फॉर्म भरने कंप्लीट हो जाएंगे, यानी फॉर्म की लास्ट डेट 24 तारीख तक ये सब चीज़ कंप्लीट करवा दें तो अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के लिए मार्गदर्शिका की ये जो पीडीएफ है, इसको डिटेल से नोट्स बना के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में है क्या? इसके बारे में कुछ नहीं है, धाराएं हैं। और उन धाराओं को, कुछ धाराओं को विस्तार पूर्वक दिया गया है और उस धाराओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और धारा हमने पढ़ रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो क्या ही दिक्कत है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन होता है। और उसमें होता है, एक होता है पंचायती राज और दूसरा होता है शहरी स्वशासन। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये हो गया। और शहरी स्वशासन में हम जानते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नगर पालिका, देखो शहरी ये शहर होते हैं। नगर पालिका में जनसंख्या होती है 30 से लेकर 50,000 तक। और नगर परिषद में जनसंख्या कहाँ तक होगी? 50,000 से लेकर 3 लाख तक जनसंख्या होगी, उसको नगर परिषद। और नगर निगम होता है 3 लाख से ज्यादा। और वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? 10 + 1 11। और 11वां नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर, गुरुग्राम में है। तो ये सब चीज अपन करेंगे। लेकिन आज हमें क्या करना है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है क्या? और इसमें कौन कौन से कर्मचारी हैं? जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच होते हैं। पंचायत समिति में चेयरमैन होते हैं, जिसे हिंदी में अध्यक्ष बोलेंगे। और जिला परिषद में क्या होते हैं? जिला परिषद में होते हैं प्रधान। यानी देखो इसमें क्या, इसमें कौन कौन मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको पंच मिलेगा, सरपंच मिलेगा, और क्या होगा? ग्राम सचिव। लेकिन इसमें एक चीज और जिक्र मिलेगा, बीडीपीओ। ये क्या होता है बताएंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ये क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। अब पंचायत समिति है। पंचायत समिति में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा अध्यक्ष। अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं चेयरमैन। अध्यक्ष हो गया, फिर वाइस चेयरमैन हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और होता है एक सीईओ। ये सीईओ क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, ये बीडीपीओ भी बताएंगे। जिला परिषद में क्या होता है? प्रधान, या फिर इसे बोलेंगे प्रेसिडेंट इंग्लिश में। और उप प्रधान होगा वाइस प्रेसिडेंट। और एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। इसमें भी सीईओ बोल सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसे बोलेंगे कार्यकारी अधिकारी। ये क्या होता है भाई? ये सब चीज बताएंगे। तो आपको इनके अंदर
लेके चलूंगा मैं, और ग्राम सचिव इनके सभी बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं ग्राम सचिव के पेपर में, और उनको सब डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद देखो मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रखा है, और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जो जो पंचायती राज के क्वेश्चन है वो सब आपको इससे करवा दूंगा, और उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें जो सब करवाते हैं वो मैं ट्रिक से करवाऊंगा, क्योंकि इनकी ट्रिक बनाने की कोई फायदा नहीं है। समझ लो, समझने की चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना क्या कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको मैं बिल्कुल भी, कोशिश यही रहेगी मेरी, और आपको तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायती राज की जो धाराएं पढ़ी थी हमने, वो धाराएं कहाँ तक थी पंचायत की, वो आप एक बार आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि जिला परिषद क्या होता है। और इसमें होते हैं जो कुछ भी होते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिला परिषद होता है जिले का, तो यानी जिला स्तर पर होता है। और ये खंड क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। और ये गांव, ग्राम स्तर पर ये बताओ, गांव यानी गांव में क्या होता है पंचायत, और खंड क्या होता है पंचायतों की समिति। इस पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी पंचायत आती हैं, उसे बोलते हैं खंड। जैसे एक पंचायत समिति में 7-8 ग्राम पंचायत होगी, यानी कुछ ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत, और इसका जो समूह बन जाए, और उस समूह के किसको अंडर में होगा, पंचायत समिति के अंडर में। यानी पंचायत समिति इसकी निगरानी करेगी ग्राम पंचायत के काम को, यानी और जिला परिषद तक बात आगे पहुंचाएगी। ये है क्या मामला फिर, तो ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, और इनके बीच में एक अधिकारी काम करता है जिसे बोलते हैं BDPO, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। देखो भाई, ग्राम पंचायत में जो भी पास होगा, क्या विधेयक प्रस्ताव पास होगा, और वो सारा सीधा जाएगा BDPO के पास, और BDPO आगे पर फॉरवर्ड करेगा जिला परिषद के पास। यानी पंचायत समिति दोनों को जोड़ रही है, किसको, ग्राम पंचायत को और जिला परिषद को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, BDPO यानी पंचायत समिति। अब देखो पंचायत समिति में एक CEO पढ़ा था हमने धारा 65 में। धारा 65 आप याद रखना, धारा 65 में हमने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी। और ये कार्यकारी अधिकारी और कोई नहीं है, ये सिर्फ BDPO ही है तो है। यानी ग्राम पंचायत का पाला पड़ता है BDPO से, और BDPO है क्या एक्चुअल में, ये पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी है, पदेन अधिकारी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको आगे डिटेल से कराऊंगा। तो शुरू करते हैं बेसिक बातों से। तो ये सब चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे। तो शुरू करते हैं अभी बेसिक जानकारी से। तो बेसिक जानकारी क्या बोलती है, सबसे पहला सवाल, ग्राम पंचायत गठित कब होती है? गठित तब होती है जब गांव की जनसंख्या कितनी हो, 500 से ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 500। ठीक है, जनसंख्या 500 से ज़्यादा हो तो क्या होगी, गठित होगी। लेकिन 500 से कम होने पर विशेष अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है, तो ग्राम पंचायत गठित हो जाएगी। यानी जिस जगह पर 500 लोग ही, 500 जनसंख्या है जिनकी परिवार की, उड़े ग्राम पंचायत गठित हो सका है, और 500 से कम हो तो विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ग्राम पंचायत अगर गठित होगी तो उसमें पंच कितने होंगे, और पंचायत समिति के सदस्य कितने होंगे, और जिला परिषद के सदस्य कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो ये अब पता है ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक पंच होता है और एक होता है सरपंच। तो सरपंच तो एक होता है, हमें पता है। इसी तरह पंचायत समिति में अध्यक्ष भी एक ही होता है, जिला परिषद में भी होता है। लेकिन पंच कम से कम 6 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं, और पंचायत समिति के सदस्य कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30
और ये भी 10 और 30। ये सीधा डाटा पे क्वेश्चन आता है, आएगा क्वेश्चन, आएगा जरूर आएगा इस पे। तो ये पूछ लेगा कि पंचायत समिति के सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 10 से लेकर कम से कम 10 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, 30 होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य कितने होंगे, 10 से लेकर 30। जिला परिषद, देखो इसमें क्या है कि ये जो पंचायत समिति है, अब सरपंच एक है और सरपंच के अलावा हैं ये 6 पंच और 20। अगर आपने 280 धाराओं की ट्रिक की वीडियो देखी है, उसमें जो बात बताई थी लगभग वही बात है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो देखो सरपंच एक हो गया, पंच 6 से 20 हो गए। अब पंचायत समिति के सदस्य हो गए 10 से लेकर 30 तक कम से कम, और उन्हीं सदस्यों में से वो मीटिंग होगी 60, आर्टिकल 60 हमने क्या नहीं, धारा 60 क्या पढ़ा था 60 में कि साथ हम बैठ के पहली मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति किसमें होती है, यानी उसका चुनाव होगा, वहां पे बनाए जाएंगे और वो क्या होंगे, धारा 60 में। तो इसमें सदस्यों में से ही कोई एक अध्यक्ष बन जाएगा, यानी अध्यक्ष बोल दो या चेयरमैन बोल दो, और एक उपाध्यक्ष। और इसी तरह जिला परिषद के सदस्यों में से भी एक अध्यक्ष निकलेगा और एक क्या निकलेगा, उपाध्यक्ष। ये मैंने धाराओं में करवा रखा है कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो वो ट्रिक से करवा रखा है। और धाराओं की मैं एक बार रिवीजन वीडियो और दूंगा, एक ही वीडियो दूंगा यार, ज़्यादा वीडियो नहीं दे रहे। ज़्यादा वीडियो देने से हमेशा यही रहता है कि पंचायती राज कब होगा, मैं फिनिश करना है कंप्लीट सिलेबस को। तो प्रत्येक चुनाव हम पढ़ते, प्रत्येक चुनाव होते क्या है, प्रत्येक चुनाव किस में होंगे। अब देखो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष को चुनते हैं, तो यहाँ प्रत्येक चुनाव नहीं हो रहे, प्रत्येक चुनाव वो होते हैं, प्रत्येक चुनाव में हम क्या करेंगे, सीधे सरपंच को चुनेंगे, सीधे सरपंच को वोट देते हैं। तो ये क्या हो गया, पंचायत, यानी ग्राम पंचायत में चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत में होते हैं प्रत्यक्ष। ये देखो प्रश्न आया हुआ था कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस में होती है, पंचायत समिति में नहीं होती, जिला परिषद में नहीं होती, किस में होती है, ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। यही चीज़ें हैं, ऐसी बातें करते रहेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब शिक्षा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो शिक्षा की बात में थोड़ा सा है क्या, शिक्षा में ये क्या मिटाऊँ मैं, क्या कैसे करना है, शिक्षा की बात थोड़ी सी बात करेंगे। तो शिक्षा में क्या होता है, महिला और जो SC ST के हैं उनको 8वीं पास होना चाहिए, और 80 महिला महिला इसमें जनरल की महिलाएं थी, और 80 महिला वो 5वीं पास होने चाहिए, और अन्य 10वीं, यानी जनरल में 10वीं पास। यानी आप सरपंच का चुनाव लड़ोगे तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप महिला हो और जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप SC कैटेगरी की महिला हो तो आपको 5वीं पास होना जरूरी है। ये होगी भाई क्वालिफिकेशन किसके लिए, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, सभी के लिए होती है। अयोग्यता देखो, इसमें अगर देखो तीनों की बात हो रही है, इसमें क्वालिफिकेशन में तीनों की बात होती है एक साथ ही। अभी इसमें अयोग्यता की बात कर रहा है ये, अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन। देखो अयोग्यता में क्या आता है, अयोग्यता में क्या आएगा कि अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष बाद, जो अधिनियम था लागू होने के 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 2 बच्चों से अधिक हो गए, 2 बच्चों से अधिक होने पर अयोग्य घोषित। यानी अगर देखो अधिनियम लागू हुआ था 1994 में, और उसके बाद अगर आपके बच्चे, उससे पहले जितने बच्चे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर 2 बच्चों से अधिक हो गए ना, तो आप सरपंच भी नहीं बन सकते, पंच भी नहीं बन सकते, अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रधान वगैरह कुछ भी नहीं बन सकते। यानी अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ोगे तो आपके 2 बच्चे होने चाहिए, या 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये है अयोग्यता, और ये बात इसमें लिखी हुई है, मैं इसको देख कर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी देखो हाल फिलहाल में आरक्षण था, आरक्षण महिलाओं का आरक्षण कितना होता था, 1/3 होता था। ये पूरे देश में लागू है, लेकिन जैसे बिहार है, बिहार ने 100% आरक्षण कर रखा है महिलाओं का पंचायती राज में, यानी सिर्फ महिलाएं ही बनती हैं। और देखो हरियाणा ने भी अभी हाल ही में
50% आरक्षण कर दिया, यानी हरियाणा में 50% महिलाएं होंगी और 50% से ज्यादा भी नहीं होंगी, यानी 50% क्या है, ये फिक्स है। तो हरियाणा में जो आरक्षण था 1/3 यानी 33% था, उसको बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया है, 50%। मैंने आपको 2 धाराएं करवाई थी, 11 और 13, ठीक है। तो 11 में क्या बोला था, 1 और 1 11 होते हैं, और 11 लोगों की क्या होती है, ग्राम सभा की बैठक 11, तो यानी धारा 11। और ग्राम पंचायत 13 मीटिंग में स्वागत है, मीटिंग को बोलते हैं बैठक, और ग्राम पंचायत की मीटिंग किस में थी, धारा 13। ये आपको बताया था, लेकिन इसके अंदर और ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, वो जानकारी अभी दे देता हूं। ये देखो ग्राम सभा की बैठक, और देखो एक तो ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत, ये दोनों एक जैसी सी चीज लग रही है, क्योंकि गांव की सभा होती है, गांव की पंचायत होती है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ग्राम सभा की बैठक होती है, उसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं, ग्राम सभा की बैठक में कौन आते हैं, जनता आती है, जनता, यानी ग्राम सभा के मेंबर, और ग्राम सभा के सदस्य। अब देखो ग्राम सभा के सदस्य कौन है, मैं भी हूं ग्राम सभा का सदस्य, जिसकी उम्र 18 साल है और जिसका वोट बना हुआ है वो ग्राम सभा का सदस्य है। लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य कौन है, ग्राम पंचायत के सदस्य वो हैं जो चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, यानी पंच और सरपंच कौन होंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य। लेकिन ग्राम सभा के सदस्य तो हम हैं, यानी जनता इसमें बैठक होती है, धारा 11 में इसका वर्णन है। और इसे 2 बैठक है ये, और ये साल में 2 बार बैठक होती है, जिसका नाम है सावनी की बैठक, सावनी की बैठक, और दूसरा नाम क्या है, हाड़ी की बैठक, हाड़ी की बैठक, ठीक है। ये 2 बैठक हैं, और जो ग्राम सभा की बैठक है, तो सावनी की बैठक कब होती है, ये सवाल अगर हमसे कोई पूछे तो देखो ये 15-15 लिख दियो साहब, इधर 15-15-15-15, ठीक है। तो 15 नवंबर से दिसंबर यानी जाडम हो है, और एक हो है 15 मई से 15 जून, ठीक है। तो हर साल में 2 बार बैठक होती है, और सावनी की बैठक बोलते हैं जिसे, और एक हाड़ी की बैठक बोलते हैं। सावनी की बैठक जाडम हो है, और हाड़ी की बैठक हो है गर्मी। यदि सरपंच लगातार 2 बार बैठक नहीं बुलाता तो वो हटा हुआ माने जाएगा, यानी इसमें बात लिखी हुई है कि सरपंच को यह बैठक लगातार 2 बार नहीं बुलाता तो हटा हुआ माना जाएगा। और इसमें क्या होता है, सभी पंच आने चाहिए, ये देखो नॉर्मल बात है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सभी पंच आने चाहिए। और ये 15 दिन पहले मुनादी की जाती है, सिंपल बात है, सावनी की बैठक, आड़ी की बैठक। और ये कब होती है, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होती है सावनी की बैठक। और हाड़ी की बैठक कहाँ से कहाँ तक होती है, 15 मई से लेकर 15 जून तक। और सरपंच को लगातार 2 बार बैठक बुलानी चाहिए, ठीक है। अभी कोरम क्या होता है, कोरम क्या होता है ये आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कोरम क्या होता है। मैंने देखो एक टर्म लिखी है कि कम से कम सदस्य होने चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही चल सके, वो कम से कम कितने होने चाहिए, वो क्या होता है, कोरम, यानी कोरम को पूरा करना होता है। कोरम एक होता है थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कोरम तक कम इतना नहीं होना चाहिए। जैसे कोरम कितना होता है, वैसे 1/3 कोरम होता है, यानी कि जितने सदस्य हैं, साधारण बैठक हो तो उसमें कितना कोरम होगा, 1/3। और लेकिन विशेष बैठक हो, स्पेशल मीटिंग हमने पढ़ी थी 6-9 देवी 69 धारा में, तो विशेष बैठक हो, विशेष मीटिंग हो, उसमें कोरम कितना हो जाता है, आधे लोग होने चाहिए। तो कोरम यही होता है कि कम से कम कितने सदस्य हों जिससे सदन की कार्यवाही चल सके, तो ये बात क्या होती है, कोरम, ठीक है। अभी देखो 15 दिन पहले मुनादी गांव में करवाती है, क्योंकि भाई ग्राम सभा की बैठक है। अब देखो ग्राम पंचायत की बैठक है तो हम किसको बुलाएंगे, हम बुलाएंगे पंचों को 3 दिन का नोटिस दिया जाता है, नोटिस जरूरी होता है। तो देखो 15 दिन पहले किसको, जनता में, ओ भाई ग्राम सभा की बैठक है, सारे आ जाइयो, जगह
पब्लिक प्लेस पर होया करे। और देखो नॉर्मल बात है, ये गांव में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कुछ फैक्ट है वो लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा बातें आपको नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी बात होती है। अभी देखो बैठक का एजेंडा, बैठक का एजेंडा कौन तैयार करता है? एजेंडा कौन तैयार करता है? ग्राम सचिव। अब देखो ग्राम सचिव के बारे में हमने क्या बोला था? 14 और 15। 14 में क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव, और 15 में क्या था? ग्राम सचिव के ड्यूटी यानी कर्तव्य, और इसमें क्या था? अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति यानी ग्राम सचिव की नियुक्ति 14 और ड्यूटी 15। तो देखो ग्राम सचिव कौन होता है, अगर कोई हमसे पूछे तो एक ही लाइन आप याद रखना। कौन सी लाइन? कि ग्राम सचिव, देखो सरपंच जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास, ठीक है, और सरपंच ने कई जगह सरपंच अनपढ़ भी बनी ही। तो सरपंच का जो लेखा जोखा करने वाला, यानी सरपंच तो लिखाई पढ़ाई को नहीं हुआ, सरपंच का लेखा जोखा करने वाला कौन होता है? अधिकारी, वो होता है ग्राम सचिव। यानी सरपंच जो कहेगा भाई न्यू लिख दो, वो कौन लिखा है? कौन का? ग्राम सचिव। यानी ग्राम, यह है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड कौन रखेगा? ग्राम सचिव रखेगा। यानी सभा हुई थी, ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी, उसमें रजिस्टर लेके बैठक हो और सारा साइन होएगा, गुट्ठा टिकेगा, तो ये सब काम कौन, किस रजिस्टर पर कराऊंगा? वो ग्राम सचिव का करना होगा रजिस्टर, ठीक है। तो ग्राम सचिव कौन है? सरपंच को एक लेखपाल बोल दो, लेखा जोखा अधिकारी होता है। तो सरपंच का सारा काम की लिखाई पढ़ाई कौन करा है? ग्राम सचिव करा है। तो ग्राम सचिव बैठक का एजेंडा, बैठक में क्या आप ही करना चाहो है वो सारा काम कौन करेगा? वो ग्राम सचिव, ठीक है। और सरपंच अध्यक्षता, अब देखो ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यार अध्यक्षता तो आप पढ़ ही सकते हो, अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच, ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अब आ जाती है बात, देखो ग्राम सभा की बैठक बुलाई, उड़े जनता की बात सुनी, फिर ग्राम पंचायत की बैठक हुई, ठीक है। वो ग्राम पंचायत की बैठक में कुछ भी एक प्रस्ताव पास हो भाई, यो काम होना चाहिए, और वो प्रस्ताव कड़े भेजांगा, आप ही भेजांगा बीडीपीओ कने, बीडीपीओ धुआं काटो, बीडीपीओ आपको बताया था ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। यानी ग्राम सचिव और सरपंच के बाद आप ही किस तक मुलाकात कर रहे हैं? बीडीपीओ। जो भी इंसान मिलेंगे उसके बारे में ज्यादा जानकारी बताता रहूंगा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करके भेज रही है कि भाई प्रस्ताव में क्या होता है? प्रस्ताव में होता है कि भाई फलानी जगह पे वह गली है, वो गली बननी चाहिए, वो गली की मरम्मत होनी चाहिए, उसको रिकॉर्ड कर दियो, एस्टिमेट कर दिया, बजट तैयार कर दिया, और वो सारा काम करके कहाँ पर भेज दिया? बीडीपीओ। और बीडीपीओ कहाँ पे पहुँचाएगा ये बात? जिला परिषद में, और जिला परिषद से वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? फंड, बजट मिलेगा, और उस बजट से हमारे गाँव का क्या होगा? विकास। और विकास मेरा नाम है। आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं, ठीक है, और 22 ज़िलों में से क्या है? मंडल कितने हैं? मंडल है 6, और 6 मंडल में कितने हैं? 22 ज़िले। और एक होता है मंडल होता है, और एक होता है जिले। तो मंडल वो होता है जिसमें कमिश्नर बैठता है, कमिश्नर को बोलते हैं आयुक्त। और जिलों में कौन बैठता है? डीसी बैठता है, डिप्टी कमिश्नर जिसे बोलते हैं उपायुक्त। और एक होता है एडीसी, एडिशनल डिप्टी। देखो ये सारा हरियाणा के प्रशासनिक मंडल है, हरियाणा के जो तहसील, उप तहसील, उपमंडल, और उसमें जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कौन क्या चीज़ होते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कमेंट से ऐसे पता चलेगा कि डिमांड है, ठीक है। तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप एक बार बता देना, वीडियो बना दूंगा जल्दी से, छोटी सी। तो ये देखो एडीसी क्या होता है? देखो डीसी समझ लो। तो डीसी कहाँ पर बैठेगा? जिले में। तो यानी 22 जिले हैं तो 22 डीसी हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर। और कमिश्नर कहाँ पर है? मंडल कौन से हैं पता होगा आपको, हमेशा पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो 6 मंडल है और 22 क्या है? डीसी। और उन डीसी का एक सहायता कर्मचारी भी होता है, कौन इसकी सहायता करता है? डीसी की मदद करता है। कौन करता है डीसी की मदद काम में? एक होता है डीडीपीओ। और हमने अभी क्या पढ़ा था? बीडीपीओ। ये क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। और ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ये भी बात आप ध्यान रखना।
आपने वो तो पढ़ लिया होगा धारा 15 में ग्राम सचिव के कर्तव्य, ठीक है। तो ग्राम 14 में क्या था, उसका अपॉइंटमेंट था यानी नियुक्ति। तो इसके कर्तव्य क्या थे, वही बता रहे हैं कि सरपंच की देखरेख में रिकॉर्ड तैयार करेगा, ऑडिट बीडीपीओ को भेज देगा, ठीक है। इसको बीडीपीओ को क्या भेजेगा, ऑडिट भेजेगा, और सरपंच की अनुमति से सारा काम करेगा। बैठक भी, ये नहीं कि बैठक, जैसे बैठक 27 तारीख को है भाई, तो बैठक ये ग्राम सचिव बताएगा, लेकिन ग्राम सचिव को कौन बताएगा, सरपंच। तो ये सरपंच का लिखाई पढ़ाई का काम करेगा। और धारा 24 इसमें वर्णन है। तो धारा 24 में हमने क्या पढ़ा था, धारा 24 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पावर टू रिक्वायर रिमूवल, चाहे कुछ भी हो, यहां पे क्या नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण या न्यूसेंस क्यों है, परेशानी या उत्पात। तो देखो पंचायत से, ग्राम पंचायत के पास अतिक्रमण और उत्पात होते हैं, या उनके हटाने की क्या होती है, शक्ति होती है ग्राम पंचायत के पास। और वो जो सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, ग्राम सचिव। यानी कोई भी ग्राम पंचायत का सारा रिकॉर्ड किसके पास, ग्राम सचिव के पास। और जमीन का रिकॉर्ड किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। तो अतिक्रमण उत्पात, यानी अतिक्रमण उत्पात से मतलब आप समझ लो कि कोई भी गली है भाई, इसमें खड्डा पड़ा है, काम होना चाहिए, या फिर कोई भी इसो जो काम है जो पंचायत को उचित लगता है वो काम होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के पास शक्ति है उस काम को करवाने की। अब धारा 25 में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, हमने GO 25 था, यानी जनरल ऑर्डर 25, पावर टू मेक जनरल ऑर्डर, यानी सामान्य आदेश धारा 25 में है। तो सामान्य आदेश में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और धारा 27 इसमें है। 27 में क्या दे रखा है कि 27 सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन गलत काम करने पर क्या पड़ेगी, पेनल्टी। तो पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस था, पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस। अब देखो ग्राम पंचायत ने कोई भी आदेश दे रखा है, तो देख आदेश दो प्रकार के होते हैं, सामान्य आदेश जो सबके लिए लागू होते हैं, और एक होता है विशेष आदेश, ठीक है। तो सामान्य आदेश और विशेष आदेश को कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर क्या पड़ेगी, पेनल्टी। और ये कौन सी धारा बता रही है, धारा बता रही है ये 27। तो धारा 27 क्या कहती है कि सामान्य आदेश और विशेष आदेश को उल्लंघन करोगे तो आप पर क्या पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी। ये जनता के लिए धारा है। तो सामान्य आदेश और विशेष, चलो ये पड़ती होगी पेनल्टी कोई काम की, लेकिन ये काम करवाओ कौन है, ये काम करवाओ है ग्राम सचिव। ग्राम सचिव या ये रिकॉर्ड भी रखेगा। तो ग्राम सचिव इसका क्या रखेगा, लेखा जोखा। और एक होती है सामलात भूमि या सामलात भूमि होती है। तो सामलात भूमि होती क्या है ये आपको बताता हूं मैं। तो देखो एक सामलात भूमि होती है, उसका रिकॉर्ड भी कौन रखेगा, ग्राम सचिव, ठीक है। तो समलात बोले यार जमीन समलात की है, समलात अधिनियम आया था, पंजाब समलात अधिनियम आया था 1961। तो देखो 1961 में तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो फिर पंजाब समलात अधिनियम 1961 में आया। तो समलात क्या मतलब क्या है, क्या जमीन की है, सबकी। देखो गांव में कुछ जमीन ऐसी पड़ी रहती है जिस पे किसी का भी हक नहीं होता, या फिर कोई भी यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि देखो अब ये है कि किसी के पास जमीन है तो वो अपना हक जमाएगा उस पर, किसी को नहीं रहने देगा। और किसी के पास जमीन नहीं है तो वो कहाँ पे रहेगा, वो सामलात भूमि पर रहता है। तो यानी सामलात भूमि उनके लिए जीवन दान है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो अपनी जो भी अपना टेम्परेरी स्थान पर रह सकते हैं। सामलात अधिनियम आया था 1961 में, और इसकी धारा 7, और सामलात अधिनियम की धारा 7 है, ये पंचायती राज की धारा नहीं है, और ये नाजायज कब्जा उठाती है, नाजायज कब्जा छुड़ाती है। यानी सामलात भूमि पर आपको कब्जा कर लिया किसी ने तो उसको धारा 7 के अधीन छुड़वाया जा सकता है। और सामलात भूमि है वो नीलामी पर दी जाती है, पट्टे पर, उसका 30% 80 को नीलामी पर दे सकते हैं, और 10% पिछड़े वर्ग को दे सकते हैं, और शहीद फौजी के परिवार को भी 10% दे सकते हैं। यानी ये क्या है, रिजर्वेशन है इसका। यानी देखो एक बताता हूँ, जैसे 100 एकड़ की है सामलात भूमि, ठीक है, तो उसमें से 30 एकड़ 80 वर्ग को दे दी जाएगी, ताकि 80 वर्ग के जो भी हैं जिनके पास जमीन है वो रहो।
ठीक है, और 10% किसको मिलेगी, पिछड़े वर्ग को मिलेगी, और 10% किसको, शहीद फौजी के जो आश्रित परिवार हैं उनको भी ये सामलात भूमि में से जमीन दी जाती है। जमीन है पंचायत की तो आप सामलात की कैसे कहाँ। इसमें क्या क्या आते हैं, तालाब, कुएं, मैदान, चौराहे, गलियां, आम रास्ते, तो ये साझी संपत्ति होती हैं। और इसी तरह सामलात भी क्या है, एक साझी संपत्ति है। तो सामलात समझ जाओ आप में क्या है। और ये सामलात जो भूमि होती है ये 2 वर्ष से अधिक पट्टे पर नहीं दी जा सकती। देखो बोरिंग टॉपिक हो गया ये तो, 2 वर्ष से अधिक पट्टे पर नहीं दी जा सकती, पट्टे पर अलाउड नहीं है। लेकिन बंजर भूमि हो तो वो 5 वर्ष तक दी जा सकती है, 5 वर्ष तक पट्टे यानी लीज पर दी जा सकती। बेसिकली अगर आपने धाराएं अच्छे से ट्रिक से कर ली तो उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो गया। अभी देखो मैं बोलता हूं, या बोल दिया मैंने, सरपंच की शक्तियां, कार्य एंड कर्तव्य, ठीक है, ये कौन सी धारा में है। तो देखो FND 21 हमने पढ़ा था, FND 21 एक मूवी थी, यानी FND फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ वो ग्राम पंचायत के कार्य थे। और ये सरपंच की शक्ति, देखो सरपंच, और हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारत का संविधान का आर्टिकल 19, और फ्रीडम ऑफ सरपंच बोले तो ये क्या बोलेंगे, धारा 19, यानी सरपंच की शक्ति और कार्य कर्तव्य किस में आएंगे, धारा 19 में आएंगे। तो ये बात इसने बता रखी है। और देखो सरपंच का काम क्या होगा, वही जो आपको पहले बता चुका हूं कि वो मीटिंग बुलाएगा, ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाएगा, उनकी अध्यक्षता करेगा, ग्राम सभा की मीटिंग की है भाई अध्यक्षता करेगा, और सारे काम तो सरपंच ही करेगा। कार्यकारी और वित्तीय प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है, यानी काम और धन को किस तरह काम चला वो जिम्मेवार है। अब धारा 21 जो मैंने अभी बताया था कि FND 21 यानी ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य, तो FND 21 किसके होंगे, ग्राम पंचायत के। अब देखो ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें सरपंच प्लस पंच आ जाएंगे, सीधे सी बात है, ठीक है। तो इसमें ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। मैं एक बार भाषण की तरह पढ़ के बता देता हूं, देखो मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं, ये आपको मैं PDF में भी देने वाला हूं। ग्राम पंचायत के कार्य कर्तव्य, सामान्य वार्षिक योजनाएं, बजट, नाजायज कब्जे, कृषि, पशुपालन, मुर्गी, मछली तथा अन्य पशुधन में सुधार। आपको जानकारी देता हूँ, ग्राम पंचायत मछली भी पाल सकती है लेकिन पालती नहीं, पता नहीं क्यों हमारे तो। सामाजिक एवं कृषि वानिकी, खाद्य, ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ये ग्राम पंचायत के क्या है, काम है। पेयजल को सुधारो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाओ, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकल्पों, मेलों का प्रबंध हो गया, और क्या हो गया, ग्रामीण स्वच्छता, महिलाएं शिशु विकास, समाज कल्याण, इसमें बहुत सारी बात है। और वो आप क्या कर लेना, वो आप पढ़ लेना, उसमें से PDF में से पढ़ लेना। उस PDF में भी ये लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है इसमें। कमजोर या विशेष अनुसूचित जातियों का लिए कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पशु शेडों, तालाबों, छकड़ा अड्डों का निर्माण रख रखाव करना, और सार्वजनिक पार्कों और खेल के मैदानों का आदि का आजकल गमम पार्क बनना गया, वो भी ग्राम पंचायत को काम है। सार्वजनिक स्थानों में खाद के गड्ढों का विनियमन करना। तो ये तो चलो ठीक है, 21 धारा 21 हो गया ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य, कार्य और कर्तव्य। तो ये आप वहां से रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 22 क्या बोलती है भाई, सब की कमेटी है, यानी सब कमेटी एंड लोकल कमेटी, हिंदी में बोलते हैं उप समितियां और सामान्य समितियां। ये थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो देखो धारा 22 में क्या था कि भाई सबकी कमेटी यानी उप समितियां और स्थानीय समितियां किसमें है, धारा 22 में। और देखो इसमें 3 समितियां हैं, कितनी है टोटल, ये 3। ये आपको सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि कितनी उप समितियां या स्थानीय समितियां बनती हैं, 3। ये कौन, देखो पहली होती है कृषि उत्पादन समिति, ये गांव के विकास को और भी बेसिक तरीके से करने के लिए बनाई जाती है। एक हो गया सामाजिक न्याय समिति, और एक हो गया सुख सुविधा समिति। ये हो गए 3 समितियां, कृषि उत्पादन समिति,
सामाजिक न्याय समिति, सुख सुविधा समिति। देखो इनमें होता क्या है, देखो कृषि उत्पादन यानी कृषि की बात करेगा, उत्पादन यानी प्रोडक्शन की बात करेगा, उद्योग भी आ जाएंगे इसमें, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होता है क्योंकि प्रोडक्शन की बात करते हैं तो रोजगार भी मिलेगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, श्रीमान सरपंच। और उसी तरह सुख सुविधा समिति जैसे जन स्वास्थ्य हो गया, सार्वजनिक निर्माण कार्य हो गया, शिक्षा हो गया, एजुकेशन हेल्थ की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, सरपंच। सीधा प्रश्न आएगा भाई कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सी पंचायती राज ग्राम पंचायत की जो समिति नहीं है, तो एक कृषि उत्पादन आ जाएगा, एक सामाजिक न्याय और एक सुख सुविधा, और चौथी आ जाएगा समाज कल्याण समिति। तो उसमें ये आप देखना, ये तीनों समितियां याद रखना। और इसी तरह मैं आपको पंचायत समिति की भी 3 समितियां बताऊंगा और वो भी आपको याद रखनी है, जिला परिषद की नहीं है। अध्यक्ष देखो सामाजिक न्याय समिति में कौन आते हैं, कमजोर पिछड़े वर्ग आते हैं, और शिक्षा आर्थिक हितों का न्याय, तो पिछड़े वर्गों में इनका अध्यक्ष कौन होता है, पंच। पंच बोलते हैं इंग्लिश में मेंबर, ठीक है। तो ये होगी बात। अब ग्राम सचिव क्या होता है, प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होता है, यानी इसका पदेन सदस्य कौन होगा, ग्राम सचिव। ये देखो ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न क्या आया था, जनवरी में जो पेपर हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें पूछ रखा था कि पंचायत समिति का पदेन सदस्य कौन होगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं और आएंगे, तो पदेन सदस्य कौन होगा, ग्राम सचिव, ग्राम सचिव, ग्राम सचिव, ठीक है। बाकी इसमें एक में पंच आता है, बाकी में सरपंच आता है, तीनों में, और तीनों में ग्राम सचिव, ठीक है। और बैठक कब होती है, महीने में कम से कम एक, यानी पर मंथ, एक महीने में, पर मंथ बोल दो, पर मंथ यानी प्रति महीने, बैठक तीनों की क्या होगी, प्रति महीने। और ये जो रिपोर्ट है ये किसको दी जाएगी, अब देखो कोई भी समिति है, सामाजिक न्याय समिति, इसने पिछड़े वर्गों की कोई आवाज उठाई और उसकी एक रिपोर्ट बना ली, और वो रिपोर्ट किसको देंगे, ये कानून तो थोड़ी बनाएंगे, ग्राम पंचायत को देंगे। और ग्राम पंचायत क्या करेगी, ग्राम पंचायत इस पर प्रस्ताव पास करेगी, और प्रस्ताव पास करके ग्राम पंचायत किसको देगी, बीडीपीओ को देगी, और बीडीपीओ आगे बात पहुंचाएगा, आगे कहाँ तक पहुंचाएगा वहां तक भी हम पहुंचेंगे। तो एक और बात बता देता हूं मैं कि धारा 24 जो मैंने आपको बताया था, अतिक्रमण एवं उत्पादों को हटाओ, और अगर कोई भी उन मामलों में उल्लंघन करता है तो उसको 1000 रुपये जुर्माना लगता है। ये बात बीच में कहाँ से आ गई लिखी हुई है, बता दी। तो ये हो गया कृषि उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति और सुख सुविधा समिति, इनका ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कृषि पशुपालन ग्राम उद्योग गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस समिति का हिस्सा है, तो हम बता देंगे कृषि उत्पादन समिति का हिस्सा है। ऐसे पूछ ले कोई भी कि पिछड़े वर्गों और शिक्षा आर्थिक, पिछड़े वर्गों की शिक्षा किस समिति का हिस्सा है, सामाजिक न्याय समिति का हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक और बात आपको बता देता हूँ मैं, और बात क्या है, देखो 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 चाहे सरकता, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट था पहले, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट था 1952, और उसमें 1961 भी बना था, और वो बना था हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। लिख लो इसको भी, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हो जाता है धारा 29, तो यानी हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 कैसे बना, इन दोनों को मिला के, ठीक है। एक होता है पेटी ऑफिशियल, यानी छोटे कर्मचारी। पेटी कौन होता है, छोटी, पेटी ऑफिशियल। और छोटे जो कर्मचारी होते हैं, और वो अगर अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, और उसके बारे में जांच और रिपोर्ट करने का अधिकार किसको है, ग्राम पंचायत को। यानी पेटी ऑफिशियल पर कार्यवाही करना है, जैसे कोई भी, जैसे छोटे कर्मचारी, जैसे सिपाही कर्मचारी हो गया, या फिर कोई और भी हो गया जो पंचायत नियुक्त करती है, तो जो छोटे कर्मचारी हैं और उनको, देखो मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं धारा 29 बता रहा हूं। धारा 29 में क्या था, नो को हमने पी बनाया था, यानी पेटी ऑफिशियल, यानी छोटे कर्मचारी, यानी पेटी ऑफिशियल यानी दुर्व्यवहार,
तो पेटी ऑफिशियल के दुर्व्यवहार के बारे में क्या होगी, जांच होगी। तो यानी क्या था कि पावर टू इंक्वायर एंड मेक रिपोर्ट ऑन मिसकंडक्ट ऑफ पेटी ऑफिशियल, इनके जो दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार की जांच और रिपोर्ट शिकायतकर्ता का अधिकार किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है। ये धारा 29 है, ये हमने पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक है। तो अगर आपने धाराएं अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको कोई जोर नहीं आ रहा, मैं धाराओं के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, धारा हमने ट्रिक से कर रखी हैं। तो आप इस वीडियो से पहले ट्रिक वाली वीडियो पर भी ध्यान रखना। धारा 39, धारा 39। अभी देखो 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 क्या होगा कि 39 से लेकर 45 तक हमने क्या किया था, हमने किया था फंड यानी वित्त का जिक्र किया था, और 39 में हमने क्या पढ़ा था, फंड। तो सरपंच को कितना फंड अलाउड होता है, सरपंच को, वैसे देखो सरपंच अपनी गोज में सरकार का 5,000 रुपया रख सका है, ठीक है, और बाकी कड़े भी रुपया लगाओगे सरपंच तो वो प्रस्ताव पास करेगा ग्राम पंचायत में मीटिंग में, ठीक है। तो प्रस्ताव पास करे, लेकिन सरपंच के पास 1,000 रुपया और भी वहीं जो बिना प्रस्ताव पास करे लगा सका है, बिना प्रस्ताव पास करे 1,000 रुपया को इस्तेमाल कर सका है, कौन है, सरपंच। अगर 5,000 से ज़्यादा कैश रखा हो तो उस पर कितने चार्ज लगेगा, 20% चार्ज लगेगा। ये बात लिखी हुई है तो मैंने बता दी, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ ग्राम फंड, आपको पता ही होगा, टैक्स लेते हैं, चूल्हा टैक्स जिसे गृह कर भी बोलते हैं, वो भी एक ग्राम पंचायत का सोर्स होता है, ठीक है। और ये मैंने 39 से लेकर 45 तक आपको सभी धाराएं करवाई थी और ट्रिक से करवाई थी, आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे कैसे अच्छे से करवाई थी, ट्रिक से धाराएं करवाई थी। जैसे 39 में क्या था, ग्राम फंड था, और 40 में क्या था कि चंदा यानी सोर्स होता है, चंदा भी एक सोर्स होता है यानी स्रोत, ग्राम फंड का क्या होगा, स्रोत, सोर्स की बात करी थी। और 41 में क्या था, ईब टैक्स और फीस देनी पड़ेगी, यानी क्या है, पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस। और 42 में क्या था, 1942 क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो से हमने क्या बनाया था, टैक्स छोड़ो। तो एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स किसना था, किसमें था, जिसे यानी ग्राम पंचायत भी टैक्स में छूट देती है, वो धारा 42। और 43 में क्या था कि तेरे अकाउंट का क्या होगा, ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगा, जांच होगी, पब्लिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ अकाउंट। ये भी आपको डिटेल में बता दूंगा, मैं जितना बताऊंगा वो काफ़ी रहेगा। ऐसे ही 44 का क्या था, चाव है वो खर्चा करते हैं, यानी एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस यानी खर्चे किस में, 44 में। 45 पागल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स, यानी स्पेशल टैक्स एंड कम्युनिटी सर्विस किस में आएगा। 45 में ये सब चीज़ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो टैक्स कैसे लेती है, जैसे भूमि के स्वामी, जिसके पास ज़मीन है ना, भूमि के स्वामी जमीन हो या फिर जिसको दुकानदारी करे है दुकानदार, उससे 30 रुपये हर साल लेते हैं, 30 रुपये पर ईयर लेते हैं टैक्स। और जैसे कलाकार है कोई, या फिर काश्तकार है, काश्तकार पता नहीं क्या, कलाकार काश्तकार होता है, उससे 20 रुपये पर ईयर लेते हैं, 20 रुपये। और जो अकुशल मजदूर है ना, उससे 10 रुपये पर ईयर टैक्स लेते हैं, यानी ग्राम पंचायत टैक्स लेती है जनता से। तो ये आप ध्यान रखना, 10, 20, 30, अकुशल मजदूर सबसे कम, फिर कलाकार 20, और फिर जिसका ज़मीन है, दुकानदारी है यानी दुकान है, उसके पास से भी टैक्स लिया जाता है। अब देखो धारा 46 में बता देते हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है धारा 46। तो 46 में आपको क्या मिलेगा, देखो, छाया में बैठ के रिकॉर्ड दो, मैंने बोला था रिकॉर्ड दो, यानी रिकॉर्ड दो, यानी रिकॉर्ड कौन मांग रहा है, ये कोई भी मांग सकता है, कोई भी, यानी कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है, यानी मैं भी मांग सकता हूं। यानी क्या हुआ कि एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को बोलते हैं अभिलेख बोल दो, कुछ भी बोल दो, अभिलेखों तक पहुंचना। यानी अभी देखो ग्राम पंचायत में कौन सा काम है ही के ना है ही, वो सब चीज़ अभी रिकॉर्ड मांग्स कहाँ, और उसको नाम किए थो आरटीआई के तहत अभी कोई भी जानकारी ले कहाँ, तो यो भी एक प्रकार का क्या है, आरटीआई। धारा 46 हमें यह अधिकार देता है कि हम सरपंच से रिकॉर्ड मांग सकते हैं, तो उसको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फीस लगेगी। वाक्य है फीस, पंचायत निरीक्षण फीस, पंचायत
क्योंकि पंचायत का निरीक्षण कर रहे हैं। पंचायत निरीक्षण फीस कितनी है भाई, 25 रुपया है। और फोटोकॉपी का जितना पेज लगे यहाँ, यानी 5 रुपये एक फोटोकॉपी का पेज लगे यहाँ, बहुत महंगा पड़ेगा रिकॉर्ड लियोगा तो पंचायत निरीक्षण फीस कितनी है, 25 रुपये, और 5 रुपये के है पर कॉपी। तो अगर कोई भी रिकॉर्ड मांगना चाह रहा है तो मैंने 46 में क्या बताया था, छाया में बैठ के रिकॉर्ड दो, और ये रिकॉर्ड किसने मांग लिया, ये मांग लिया किसने, जनता में से कोई भी मांग लो तो उसको ये दिया जाएगा। तो ये होगी बात रिकॉर्ड। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, किस बात पर कंफ्यूज हो सकते हो, एक बात मैंने आपको बताई थी, धारा 18 रिकॉर्ड दो, इसमें भी रिकॉर्ड मांग रहे थे, लेकिन कैसे रिकॉर्ड मांग रहे थे, कस्टडी ऑफ ग्राम पंचायत रिकॉर्ड। अब देखो इसमें अंतर क्या है वो आप समझ लो, कि 46 में था कोई भी रिकॉर्ड मांग ले, और इसमें क्या है, कस्टडी ऑफ ग्राम पंचायत रिकॉर्ड, यानी सरपंच जब अपना पद छोड़ के जाएगा या फिर उसको हटा दिया गया या कैसे भी करके वो उसका पद छूट गया, तो वो अपने ग्राम पंचायत जो रिकॉर्ड है वो किसको देगा, बीडीपीओ को देगा, या बीडीपीओ के जो भी बोलेगा उस कर्मचारी को देगा, वरना ग्राम सचिव को देगा। यानी ये बात है कि भाई जो कागज पड़ा ही सरपंच के अलमारी में, सारा जो रिकॉर्ड का कागज छीना है, और सरपंच हटते ही क्या देना पड़ेगा उसको, रिकॉर्ड देना पड़ेगा, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी टू हैंड देम ओवर, यानी ग्राम सचिव को देगा या फिर बीडीपीओ को देगा, किसी न किसी को तो देगा। तो वो कागज पड़ा ही सरपंच का, वह सारा देना ही किस में, धारा 18 में देना पड़ेगा। यह है धारा 18। 46 में क्या है कि कोई भी जनता का मेंबर एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड को। धारा 50 में आपको बतानी भूल गया था, चलो लगे हाथ वो भी कर लो, एक बार रिवीजन में सब डिटेल से फिर से करवा दूंगा। पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। तो M50 से आपको ट्रिक बनाई थी कि M से मैनेजमेंट ऑफ लैंड, यानी जमीन का जो भी मैनेजमेंट है वो टेक ओवर कर लेना, धारा 50 में। अब 53 भी हमने पढ़ा था। देखो 51 में क्या था, 1 नंबर का काम हो जाए, क्या हो जाए, सरपंच और पंच को हटा दिया जाए, ठीक है। तो सरपंच और पंच को हटाने की जो भी बात होगी वो 51 में होगी। 53 देखो एक बार बता देता हूं। 52 देखो, 52 में क्या होता है, विले। अब देखो विले होता है कि भाई मिला दी, यानी खत्म कर दी, है ना, सरकार गिर गई। या इसमें क्या होता है कि सरकार है ना, अब देखो जिला परिषद है और एक पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति के काम को बात नहीं मान रही, ठीक है। तो ग्राम पंचायत अगर पंचायत समिति की बात ना माने तो जिला परिषद को शिकायत करेगी, और इनकी बात ना माने ना ग्राम पंचायत तो भाई सरकार ऑर्डर दे देगी और विलय कर देगी, इसने यानी भंग कर देगी। तो यानी 52 में क्या होता है, विलय। 53 देखो, 53 में क्या होगा, 53 में क्या था, तेरा भी कुछ दायित्व तो बनता है, यानी लायबिलिटी ऑफ पंच और सरपंच। और लायबिलिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, दायित्व, ठीक है। तो सरपंच और पंच का दायित्व क्या होता है कि ये दायित्व होता है जिम्मेदारी, इसको हम इसे बोलेंगे जिम्मेदार। देखो भाई सरपंच बन रहे हो है, और भाई फंड जो आएगा भाई, पैसा आएगा, और उसका अगर दुरुपयोग हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन है, सरपंच। यानी देखो सरकार का जो रुपया है ऊपर तय और काम बनया को नहीं, तो गाड़ी किसने मिलेंगी, सरपंच ने, यानी सरपंच उसके लिए क्या होगा, जिम्मेवार। ये सरपंच का दायित्व होता है कुछ, और पंच का भी दायित्व होता है। तो इसलिए हानि की जो भरपाई है, अगर हानि होगी किसी भी प्रकार की, तो उसकी भरपाई करना किसका दायित्व बनेगा, सरपंच का। और सरपंच ना करेगा तो उसके कौन करेंगे, उत्तराधिकार को बोलते हैं, बेटा और पोता कि उससे वसूल ली जाएगी। यानी 53 में क्या है, दायित्व। अब देखो एक और बात बता देता हूं, अब बिल्कुल सिंपल बात है यार, जैसे चौमन है, चौमन में क्या बताया था, 5 + 4, पी को फिर से पी बनाया था, यानी 2 पी आए थे। प्रॉपर्टी टेम्परिंग पर पेनल्टी, तो पेनल्टी तो हमने बेरा भाई क्या लगेगा, जुर्माना। और टेम्परिंग हो है खराब करना, यानी छेड़ना या तोड़ना। और प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कुछ भी हो, जमीन भी उसका है या फिर कुछ चीज़ भी उसका है। तो अगर आप पंचायत की कोई भी चीज़ है, पंचायत की जैसे कोई दीवार गिरा दी है ना,
तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करोगा तो उस पर क्या लगेगी, पेनल्टी। तो यह किस में आवा है, धारा 54 में। यानी अपना ग्राम पंचायत का सारा पार्ट पूरा हो चुका है। तो हमने ग्राम सचिव में किन किन इंसानों को देखा, सरपंच को देखा, पंचों को देखा, और किसको देखा था, और हमने देखा था ग्राम सचिव को देखा था, और किसको देखा था, बीडीपीओ। अभी देखो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से ही पंचायत समिति। ठीक है, तो पंचायत समिति में हमने क्या पढ़ेंगे, अब अध्यक्ष पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरमैन, और हम क्या पढ़ेंगे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को बोलते हैं वाइस चेयरमैन, और एक हम पढ़ेंगे सीईओ। और सीईओ क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और देखो गजब की बात आपको बताता हूं, ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है यह ही कौन होता है, बीडीपीओ। तो बीडीपीओ ही होता है कौन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यानी ये क्या होगा, बीडीपीओ क्या होगा, पदेन सीईओ होगा। ये इसको ऐसे भाषा में कैसे बोलेंगे, बीडीपीओ पंचायत समिति को पीएस लिख रहा हूं, पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी होगा। पदेन को बोलते हैं एक्स ऑफिसियो, यानी उसका पद क्या है, बीडीपीओ का, लेकिन वो भी कार्यकारी अधिकारी भी है। यानी ये क्या हो गया, बीडीपीओ पदेन सीईओ होगा किसका, पंचायत समिति का। तो पंचायत समिति में देखो मैंने पंचायत, देखो 1 से लेकर 56 तक क्या पढ़ाया था आपको, ग्राम पंचायत। ठीक है, और 55 तक था ग्राम पंचायत। 56 से लेकर 116 तक क्या पढ़ा था हमने, पंचायत समिति। अभी हम 117 से लेकर 160 तक क्या पढ़ेंगे, जिला परिषद। ठीक है, तो मैंने ग्राम पंचायत की जो धाराएं थी उनके बारे में ही चर्चा की है डिटेल में थोड़ी सी। इसी तरह पंचायत समिति के बारे में भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह हम जिला परिषद के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये दोनों छोटे छोटे हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं और पंचायत समिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पंचायत समिति के आगे हम 56 से लेकर 116 तक लिख सकते हैं। यानी 56 से लेकर 116 तक की धाराओं को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी कुछ एक को। अब उसमें हमने 65 पढ़ा था, 65 में 5 को हमने ई बोला था, और ई से हमने क्या बना दिया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति, यानी कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति का। यानी धारा 65 में क्या होगा कि कार्यकारी अधिकारी होगा, और कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, वो बीडीपीओ होगा। ठीक है, धारा 61 में क्या है, पंचायत समिति का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की क्या है, शक्तियां। देखो भारत का संविधान का आर्टिकल 61 हमने क्या पढ़ा था कि अगर पावर का राष्ट्रपति गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर क्या चलेगा, महाभियोग। और क्यों चलेगा, क्योंकि वो पावर का गलत इस्तेमाल करता है। यानी पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन किस पे होगा, 61 में, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम। और लेकिन काम होता क्या है ये हमें पढ़ना है, यहाँ तो हमने ट्रिक लगा दी थी। ठीक है, तो काम होता क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। काम कुछ नहीं होता यार, काम क्या होता है, अध्यक्षता करते हैं। चेयरमैन क्या करेगा, अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अध्यक्षता कर दी। और पंचायत समिति के प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पर प्रशासनिक निरीक्षण रखेगा, यानी प्रशासनिक प्रयोग करेगा। धारा 64 बस यही है, अध्यक्षता करेगा। और इसको अब जो बीडीपीओ है किसके, इस अध्यक्ष के अंडर में काम करता है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। धारा 64 क्या करेगा, निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हटा जाना। तो देखो आपको बताता हूं मैं, देखो हमने क्या पढ़ा था कि ग्राम पंचायत में 6 से लेकर 20 तक सदस्य हो सकते हैं, और पंचायत समिति में 10 से लेकर 30, और जिला परिषद में भी 10 से लेकर 30 होते हैं ये पंचायत समिति। और इन 10 और 30 में से मिलके ही हम
इन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बना देते हैं और किसी एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं, और वो उनका क्या करते हैं 60 में मीटिंग करते हैं। फिर 61 में क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या होगी, शक्तियाँ हो गया। और 62 और 63 को हमें ट्रिक से बता दूंगा। अभी देखो 64 में क्या था, 64 में हमने क्या पढ़ा था, तो 64 में हमने क्या बनाया था, चेयर। ठीक है, तो ये जो चेयर थी, और ये चेयर किसके लिए बनाई थी, उपराष्ट्रपति के लिए, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, वो किस में था, 64 में। और वो चेयर अच्छी नहीं बनी थी, तो राष्ट्रपति ने इन दोनों को क्या कर दिया था, हटा दिया था। ये हमने ट्रिक में बोला था। तो देखो इसमें है क्या, सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड ए मेंबर, यानी निर्वाचित सदस्यों का अगर 2/3 बहुमत मिल जाए, 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत मिल जाए तो इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसको, अध्यक्ष को, चेयरमैन को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को या फिर किसी सदस्य को भी हटाना हो तो 2/3 बहुमत मिल जाए, बस उन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसको, चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को या फिर किसी भी मेंबर को। तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि इनको हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, 2/3, बात खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 67, सैफ और 67 और सैफ और स्पेशल मीटिंग। ठीक है, तो धारा 67 क्या बोलती है, धारा 67 में एक तो देखो साधारण बैठकें होती हैं, साधारण बैठकें, और एक होती है विशेष, जिसे बोलते हैं स्पेशल मीटिंग, विशेष बैठकें। ठीक है, तो साधारण बैठकें में से इससे 10 दिन पहले क्या किया जाता है, एजेंडा दिया जाता है, और इसमें विशेष बैठक में क्या होता है, 4 दिन पहले। विशेष बैठकें जल्दी होती हैं, तो विशेष बैठकों में कम टाइम लगता है, जल्दी से जल्दी इसको करवाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अगर बैठक की तारीख कौन निश्चित करेगा, अध्यक्ष, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन काम करता है, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो बैठक कब होगी, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। देखो अभी आपको क्या बताएं, 68 बता देते हैं। 68 क्या होता है, हर्त क्यों रो है, मजाक करो था। 68 में क्या बताया था, कोरम, ट्रिक से। और कोरम आप जानते हो, कोरम पूरा करने के लिए अगर साधारण बैठक है तो कोरम पूरा करने के लिए हमें कितना बहुमत चाहिए, 1/3 बहुमत चाहिए। और इसमें कोरम पूरा करने के लिए कितना बहुमत चाहिए, आधा। ये देखो, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, यानी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, न कि आपको ज्ञानी बनना है। तो 1/3 बहुमत किसके लिए चाहिए, साधारण बैठक के लिए 1/3 बहुमत, यानी ये है क्या भाई, तीसरे हिस्सा का लोग आना चाहिए ताकि अपने कार्रवाई चल पड़े। लेकिन अगर विशेष बैठक होती है जो 4 दिन पहले उसका नोटिस दिया जाता है, तो उसको आधे लोग होने चाहिए उसमें कम से कम। तो ये कोरम हो गया किसका, साधारण बैठक का और विशेष बैठक का। 75 में हमने क्या बताया था, पित्तर की काम भी कर लिया कर, यानी काम से याद रखना क्या था, ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, तो ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ पंचायत समिति किस में आएगा, 75 में। अब देखो पंचायत समिति के काम क्या हैं, तो पंचायत समिति के काम क्या होंगे वो आप एक बार समझने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर से आपको मुनादी करके पढ़ के बता देता हूँ, भाषण की तरह पढ़ के देता हूँ। बाकी पंचायत समिति क्या करती है, निगरानी करती है, किस पर, ग्राम पंचायत पर, काम पर निगरानी करती है। और देखो पंचायत समिति भी अपने तरीके से अगर उसको कोई जरूरी काम लगता है तो वो करवा सकती है, पंचायत समिति खंड में करवा सकती है। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कोई भी स्टेट है उसको 2 भागों में ऐसे बांटते हैं, एक तो देखो प्रशासन के हिसाब से बांटते हैं, और एक दूसरा होता है सामुदायिक विकास, जिसमें डेवलपमेंट की बात होती है, यानी योजनाओं की बात होती है। और इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत पढ़ते हैं। और प्रशासन जैसे जिसमें तहसील होगी, तहसीलें होती हैं, और उसमें क्या कौन बैठता है, तहसीलदार बैठता है, वो टैक्स वाले काम करते हैं, फाइनेंस वाले काम देखते हैं, और ये क्या है, विकास का, डेवलपमेंट का काम देखता है। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आपको,
मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा, इसको मिटा देते हैं, हरियाणा, देखो हरियाणा में कितने जिले हैं, हरियाणा जिलों के हिसाब से तो कितने हैं 22, ठीक है, जिले कितने हैं 22, लेकिन अगर खंड की बात करें तो हरियाणा में खंड कितने हैं, तो हरियाणा में खंड कितने हैं 140 और एक 141, लास्ट बना था दारूहेड़ा। तो 141 खंडों में हरियाणा बटा हुआ है और उन्हीं खंड में क्या है, पंचायत समिति है। या फिर पंचायत समिति को बोल सकते हैं कि बहुत सारी 5-7 पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के अंडर में काम करती है, और पंचायत समिति में जो सीईओ होता है वो कौन होता है, बीडीपीओ, और ये बीडीपीओ ये रिपोर्ट देता है कौन, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत रिपोर्ट देती है किस धारा के अनुसार 20, बस अब रिपोर्ट दो, रिपोर्ट, अब देखो ग्राम पंचायत कोई भी प्रस्ताव पास करेगी और वो रिपोर्ट किसको देगी, बीडीपीओ को, और बीडीपीओ कौन होता है, पंचायत समिति में होता है, और ये आगे पहुंचाएगा बात, ठीक है। तो जिलों की बात करते हैं, उसमें क्या है, जिला परिषद। तो अभी ये जो 75 है, 75 की काम कर ले, ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ पंचायत समिति की बात करें तो इसमें क्या क्या कर्तव्य है मैं आपके सामने रख के पढ़ के बता देता हूं। देखो मैंने अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो मेरे को ज़्यादा बताने समय, पंचायत समिति के कार्य और कर्तव्य, सामान्य कार्य, ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें इकट्ठा करने के लिए जिला परिषद को सौंपना। बहुत बड़ी बात बोल दी है क्या, कि सामान्य कार्य में क्या बोला, देखो पंचायत समिति के कार्य बोलता है, यानी ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत की योजना है तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की योजना यह है कि भाई इस बार यो खेता में एक गली बननी चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की कोई भी योजना है और उस योजना पर विचार करेगा, कौन करेगा, पंचायत समिति, और उन्हें इकट्ठा करके जिला परिषद को सौंप देगा। यानी एक बात आपने देखी, ध्यान से देखो, जिला परिषद की दूरी है ग्राम पंचायत से और बीच में क्या आ गया, पंचायत समिति, ठीक है। तो पंचायत समिति का आपने क्या देखा काम, ये देखो हमने क्या किया, जिला परिषद से कांटेक्ट में रहती है और ग्राम पंचायत से भी रहती है। यानी ग्राम पंचायत कोई भी प्रस्ताव पास करेगा उस पर क्या करेगी, ग्राम पंचायत समिति विचार करेगी और उसको क्या कर देगी, आगे फॉरवर्ड कर देगी, फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप मैसेज की तरह। तो खंड के वार्षिक बजट को रेडी करके जिला परिषद को देना किसका काम है, पंचायत समिति का कर्तव्य है, काम है। और प्राकृतिक आपदाओं में राहत देना, ये भी हम बोल सकते हैं, ये हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखो इसमें दिखा देता हूँ मैं, कहाँ गया, टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, हाँ ये रहा, बहुत ज़्यादा काम है, ये आप इसमें यहाँ से पढ़ लेना। सामान्य कार्य, कृषि विस्तार, कृषि कीटनाशकों का प्रयोग, फिर वही आ जाता है ग्राम पंचायत का जो भी काम है ना, वो भी पंचायत समिति ही करवा सकती है अगर पंचायत समिति को सही लगता है तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को लागू करवाना, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा को लागू करवाना, महिलाओं और बच्चों का विकास करना, समाज कल्याण। तो ये बहुत ज़्यादा बात है, ये कौन करता है, पंचायत समिति करता है। और इसके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप इस पीडीएफ और दूसरी पीडीएफ में पढ़ सकते हो। लघु सिंचाई व्यवस्था लागू करने में सरकार व जिला परिषद की सहायता करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, महिलाओं और बच्चों का विकास, कमजोर वर्गों SC/ST की रक्षा, बिजलीकरण, सहकारिता, पुस्तकालयों, खतरनाक निर्माणों को सुरक्षित करवाना, हटाना, ठीक है। तो ये सारे काम क्या होंगे, पंचायत समिति के काम होंगे। और पंचायत समिति देखो मध्यस्थता हो रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हमने पंचायत समिति में 3 क्या पढ़े थे, 3 धाराएं पढ़ी थी। कौन सी अच्छी अच्छी धारा, तेरा सिर फंसेगा पीसी में, यानी 83, 84 और 85, तेरा सिर सीसी और फंसेगा किसमें, पीसी में। ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, और ये क्या था, फंक्शन ऑफ कमेटी, और ये क्या था, प्रोसीजर ऑफ कमेटी, यानी कार्रवाई। यानी कमेटी आ रही है, कमेटी का मतलब होता है समिति, यानी पंचायत समिति भी किसको गठन करेगी, समितियों का। ये देखो 2 समिति आ गई, यानी ये मैं लाइन लिख रहा हूं, पंचायत समिति समितियों का गठन करेगी, ये लाइन आप ध्यान रखना, समितियों का गठन करेगी। और किन 3 समितियों का गठन करेगी,
टोटल 3। और उसी तरह हमने क्या पढ़ा था पहले, ग्राम पंचायत समितियों का गठन करेगी और वो भी कितनी थी, 3। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में क्या था, कृषि उत्पादन समिति था, सामाजिक न्याय समिति था, सुख सुविधा समिति था। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में 3 कौन सी थी, कृषि उत्पादन था और एक सामाजिक न्याय था समिति और एक तीसरी कौन थी, सुख सुविधा। लेकिन पंचायत समिति की जो 3 समितियां हैं वहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं वो 3 समितियां कौन कौन सी हैं। तो पहली है सामान्य समिति, और दूसरी कौन सी है, वित्त लेखा समिति तथा योजना समिति। एक होती है सामाजिक न्याय। अब देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो इसमें पहले क्या था कि सामान्य समिति, ग्राम पंचायत में हमने क्या पढ़ा था, कृषि उत्पादन समिति, और इसमें सामाजिक न्याय भी था ग्राम पंचायत में, और वित्त लेखा की जगह हमें क्या था इसमें, सुख सुविधा। ये तीनों समिति थी, एक ग्राम पंचायत की थी जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो इसको मैंने ऐसे ही स्थापना मामले की बात करता है, और संचार की बात करता है, और संचार निर्माण की बात करता है, और ग्रामीण विस्तार की बात करता है, और किसकी बात करेगा, ग्रामीण आवास की भी बात करेगा, और जल प्राकृतिक आपदाओं से भी हेल्प करता है। यानी जल की समस्या होगी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटारा की भी बात करेगा, किसमें, सामान्य समिति में। और वित्त और लेखा योजना समिति में पंचायत समिति क्या करेगी, बजट तैयार करेगी, इसमें बजट तैयार करेगी, और क्या करेगी, पंचायत समिति के राजस्व और व्यय यानी खर्चा, व्यय पर निगरानी रखेगी। ठीक है, तो भाई कितना पैसा खर्च हो रहा है उन पर भी निगरानी रखेगी। और सामाजिक न्याय में किसकी बात करेगा, SC ST की बात करेगा, पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक और सांस्कृतिक चीजों की बात करेगा, और सभी प्रकार के शोषण से बचाव होगा। ठीक है, तो शोषण से बचाव क्या है, सामाजिक न्याय समिति। देखो मैं इस समिति क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से प्रश्न आया था और आगे भी जरूर आएगा, पक्का आएगा प्रश्न यहाँ से कि सामान्य समिति में क्या क्या होता है, स्थापना मामले, संचार निर्माण, ग्रामीण विस्तार और ग्रामीण आवास, जल प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा। और वित्त और लेखा समिति, बजट, पंचायत समिति के राजस्व और व्यय की निगरानी। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इन तीनों समितियों का पदेन सचिव कौन होगा। तो तीनों समितियों का पदेन सचिव कौन होगा, ये तीनों समितियों का पदेन सचिव होगा CEO यानी BDPO बोल सकते हैं। तो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होगा, तीनों समितियों का पदेन सचिव होगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, तो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, तब अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा ये सारी चीजें, क्योंकि मैं कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। जो पीछे चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उन सभी का मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, तो उनमें सब अच्छे से बताऊंगा। तो याद रखना, तीनों समितियों का पदेन सचिव कौन होता है, CEO। और उसी तरह हमने ग्राम पंचायत में क्या पढ़ा था कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य कौन होता है, ग्राम सचिव होता है ग्राम पंचायत में। और देखो हमने क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, देखो 1981 धारा पढ़ी थी और 87 पढ़ी थी। 81 से हमने क्या बनाया था, 1881 और 1887 बनाया था हमने। 1881 में किसका जन्म होता है, छोटू राम का, सर छोटू राम। और 87 में किसका जन्म होता है, नेकीराम, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, तो 81 में छोटू राम के पास क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन क्या था, धारा 81। 87 में हमने क्या बताया था कि नेकीराम शर्मा ने सुपरविजन किया था कि कोई अंग्रेजों की सेना में भर्ती ना हो, तो सुपरविजन यानी निरीक्षण। और सुपरविजन करती है पंचायत समिति, किस पर करती है, निरीक्षण ग्राम पंचायत पर करती है।
और ये बात तो मैंने धाराओं में भी बताई थी कि ग्राम पंचायत पर निरीक्षण कौन करता है, पंचायत समिति करती है। और वो किस धारा के अंतर्गत करती है, धारा 87 के अंतर्गत करती है। तो पंचायत समिति के निर्देशों को मानना ग्राम पंचायत का क्या होता है, कर्तव्य। और ग्राम पंचायत अगर ना माने तो भाई धारा 51 तैयार है हटाने खातिर। तो भाई ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य होता है कि भाई पंचायत समिति के जो निर्देश हैं उनको माना जाए। पंचायत समिति में आज के लिए इतना ही। अगला पढ़ते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो मेहनत करते रहो भाइयों और बहनों, ताकि हम ग्राम सी पटवारी, कैनाल पटवारी का पेपर पास कर सकें। प्रधान होता पढ़ेंगे, इसमें उप प्रधान पढ़ेंगे। ठीक है, उप प्रधान पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, सीईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं यहाँ पे, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, कार्यकारी अधिकारी वैसे होता कौन है, होता कौन है। देखो प्रधान तो हमें पता है, प्रेसिडेंट बोल देंगे उसको इंग्लिश में, और उप प्रधान को वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लगभग पंचायत समिति के जैसा ये मामला। और इसमें कार्यकारी अधिकारी होता है अतिरिक्त उपायुक्त। ये क्या हो गया भाई, अतिरिक्त उपायुक्त कौन है। उपायुक्त तो हमें पता है, एक तो होता है आयुक्त। आयुक्त होता है मंडल में जो बैठता है, यानी 6 मंडल है और उसमें बैठता है कमिश्नर। और उपायुक्त कौन होता है, डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर, ये जिले में बैठता है। और अतिरिक्त से हो जाएगा एडिशनल, एडीसी यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर क्या होगा, कार्यकारी अधिकारी होगा किसका, जिला परिषद का। तो देखो आपने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, देखो ये होगा, पहले तो हम पढ़ते कमिश्नर। कमिश्नर किस में बैठता है, मंडल में। मंडल का अधिकारी होता है प्रमुख। और फिर होता है जिला। जिले में कौन होता है, डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त होता है। और फिर उपायुक्त के से भी होते हैं एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और वो होते हैं कौन, कार्यकारी अधिकारी। समझ जाओ बात को। तो ये कौन होता है, एडीसी होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ये होती है DRDA। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो वही बात है यार, 60 में अभी इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, 117 से लेकर 160 तक मैं आपको ट्रिक से करवा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, अब जैसे 123 के बारे में जानना है तो 123 किसके इक्विवेलेंट है, 62 के इक्विवेलेंट है। और 62 में क्या था, टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, और कार्यकाल इन सब का कार्यकाल तो हमें पता ही है, 5 वर्ष करना है, किसी चीज का भी आ जाए कार्यकाल। ठीक है, और कार्यकाल 62 के इक्विवेलेंट है। और 123 मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा, धाराएं उनमें भी अच्छे से बता दूंगा। तो 123 में हमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम एक तो कार्यकाल की बात की गई है और एक अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है। तो यहाँ जिला परिषद में भी अविश्वास प्रस्ताव चल सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमें क्या चाहिए, 2/3 बहुमत, यानी सरपंच को हटाने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। और जिला परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव अगर आप लाने जा रहे हो तो उसके लिए कितना बहुमत चाहिए, 2/3 चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2/3। 124 को 63 के बराबर किया था, ये आपको बता चुका हूं मैं। देखो 56 में 60 जोड़ो वही मिलेगा, 56 में 61 जोड़ो वही मिलेगा, और 66 में 60 जोड़ो वही मिलेगा। ये बात वही समझ सकते हैं जिन्होंने ट्रिक वाली वीडियो देखी है। और देखो मैंने इसमें और क्या बताया था कि यहाँ पर 64-65 को छोड़ दो और यहाँ पे 125 को छोड़ दो। ठीक है, बाकी सारी कहानी वही तक है। ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ सकते हो अगर आपने ट्रिक वाली वीडियो देखी है तो। 124 में क्या था, देखो लीव ऑफ एब्सेंस यानी अनुपस्थिति में छुट्टी। अब देखो अनुपस्थिति अथवा अवकाश, और भाई कोई अवकाश पे चला गया, ठीक है जाओ भाई कोई बात को नहीं, लेकिन वो 3 महीने तक अवकाश पे रहा तो फिर क्या हो जाएगा, वो
पद खाली हो जाएगा, हट सकता है। और 4 लगातार बैठकों में, 4 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा तो भी क्या माना जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा। कौन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी जिला परिषद के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या तो 3 महीने तक गायब हो गयो, या फिर 4 लगातार बैठक में ना आए तो क्या हो जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा। धारा 124 बताती है। तो याद रखना, कोई बात नहीं। 66 में 60 जोड़ो, यानी 126 को किसके बराबर कहा था, 66 में 60, 66 के बराबर हो गया ये। छम करके हुई मीटिंग होगी, बैठक, ठीक है। और एक साल में कितनी बैठक होती है, एक साल में टोटल 6 बैठकें होती हैं, एक साल में 6 बैठकें होती हैं, यानी 2 बैठकों के बीच का गैप है, 2 बैठकों के बीच का गैप 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह है कि 6 बैठक होनी चाहिए एक साल में। तो जिला परिषद की बैठक कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए एक साल में, और 2 बैठक के बीच गैप कितना नहीं होना चाहिए, यूं नहीं को नहीं भाई 12 महीना हो एक साल में, तो पहले महीने में 6 बैठक कर ली, ठीक है, फर्स्ट मंथ में 6 की 6 बैठक कर ली, 11 महीना छुट्टी ना, 2 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी जनवरी में बैठक होगी तो फरवरी में अगर ना करी तो मार्च में करनी पड़ेगी, 2 महीना को गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 127 में क्या पढ़ा था, 67 में क्या था, साधारण बैठक, साधारण मीटिंग या फिर विशेष। तो देखो साधारण मीटिंग और विशेष में क्या था, साधारण में क्या होता है 10 दिन पहले इसको वो बताओ नोटिस दो, और इसमें क्या है 4 दिन पहले। और देखो पंचायत समिति में भी यही तो बात थी कि 10 दिन पहले। देखो पंचायत समिति और जिला परिषद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। एक तो याद रखना, पंचायत समिति में जो सीईओ होता है वो कौन होता है, बीडीपीओ होता है, और इसमें कौन होता है, इसमें जो सीईओ होता है वो कौन होता है, वो होता है एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। तो ये जो सीईओ ध्यान रखना, और 10 दिन पहले 4 दिन पहले उसका नोटिस देना पड़ेगा, वही बात है। और कोरम में भी वही बात होएगी, ठीक है। तो पंचायत जिला परिषद का कोरम कितना होगा, कोरम किस में था, कोरम था 68 में, और 68 में 60 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 128। तो 128 धारा में भी क्या है, कोरम है। और कोरम के लिए साधारण बहुमत के लिए कोरम क्या होगा 1/3, और विशेष बहुमत के लिए कोरम क्या होगा आधा, 1/2, आधा हो जाएगा कोरम, ठीक है। तो कोरम भी आपका वही रहेगा। तो कोरम हो गया। अब धारा 133 क्या बोलती है, देखो जिला परिषद का जो कोरम है, जिला परिषद का कोरम होगा 1/2, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था पेपर में, और यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें एक साथ चारों पेपर को एक ही वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और फिर मैं भी यही बात बोलूंगा जरूर, कोरम जिला परिषद का, ठीक है। धारा 133 में क्या है, धारा 133 में क्या होगा, देखो वही बात है कि 33 में क्या था, 13 मार्केट 13 मेला, लोग मेला देखने जा रहा था, और पीछे थे ना सीईओ एंड अदर स्टाफ की कर दी थी, नियुक्ति कर दी थी, ये हमने बनाई थी ट्रिक। यानी क्या होगा, जो सीईओ कौन होगा, सीईओ वही होगा, एडीसी होगा, ठीक है। आपको एक खास बात बता देता हूं, जैसे बीडीपीओ था, वो भी जो सीईओ को किसका था, पंचायत समिति का, वो एक होता है, ठीक है। जैसे ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव, एक सरपंच को ग्राम सचिव कितना मिल सकता है, एक ही मिलेगा, लेकिन एक ग्राम सचिव को गांव मिल सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसी तरह देखो सीईओ है, सीईओ एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखो बात अगर जिला की बात आए तो जिला परिषद है, पूरा जिले का कंट्रोल की बात करें तो काम ज्यादा हो सका है, इसलिए जिला परिषद एक से ज्यादा सीईओ अपॉइंट कर सकती है, 133 धारा बताती है। और सीईओ को क्या बोलते हैं, लेखाधिकारी हो गया। 137 क्या है, जिला परिषद का कर्तव्य, ये मैंने ट्रिक में आपको बता रखा है, ठीक है।
37 में क्या था, सहायता। जिले में पंचायत समिति को सलाह देगी और क्या करेगी, निगरानी रखेगी। और जिले में विकास कार्यक्रमों के बारे में सरकार को भी सलाह देगी। यानी ये जिला परिषद का कर्तव्य और काम की बात करें तो देखो, जिला परिषद ये रहा, और ये क्या है, पंचायत समिति। अब आ जाती है ऊपर, ये इसको मिटा देता हूं, 137 कर्तव्य है। अब आ जाती है सरकार, और फिर आ जाएगी केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार, और ऊपर आ जाएगा, उसको ऊपर आ जाएगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर ऊपर आ जाओ, जानते भी ऊपर ग्राम पंचायत नीचे है। यानी ग्राम पंचायत की बात जिला परिषद तक कौन पहुंचा रहा था, पंचायत समिति। लेकिन अब जिला परिषद क्या कर रहा है, आप समझो कि जिले में सरकार को क्या देगी, सलाह। यानी सरकार से कांटेक्ट किसके होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, सीधा सरकार तय, यानी खट्टर साहब से। और पंचायती राज मंत्री कौन है, आप एक बार कमेंट में दबा कर देना, 2 मिनट में आपको बता भी दूंगा, ठीक है। पंचायती राज मंत्री है हरियाणा के वर्तमान में, जो उप मुख्यमंत्री भी है, कौन, दुष्यंत चौटाला साहब, ठीक है। तो जिले में पंचायत समिति को सलाह देगी, यानी जिला परिषद क्या करेगी, पंचायत समिति को भी सलाह देगी और सरकार को भी सलाह देगी। और जिला परिषद समिति गठित कर सकता है, तो यानी जिला परिषद समिति गठित करेगा। अब देखो बात आ गई समितियों पे, तो देखो जिला परिषद समिति गठित कर सकता है, धारा 139, ठीक है। और देखो 39 में क्या था, ग्राम फंड, और फंड किसका होता है, समिति का होता है, तो समिति गठित करना 139 मैंने आपको ट्रिक से करवा रखे हैं। लेकिन देखो ग्राम पंचायत में हमने समितियां कौन सी पढ़ी थी, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं एक बार है ना कॉपी रख के ही करवा देता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखो धारा 22 में समितियां थी, कृषि उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति और सुख सुविधा समिति था, ठीक है। अब देखो पंचायत समिति में कौन सी समितियां हैं, सामान्य समिति, वित्त लेखा समिति तथा योजना समिति, और ये क्या हो गया, सामाजिक न्याय समिति हो गया। अब जिला परिषद समिति गठित कर सकता है, और उसका अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा प्रधान। यानी ये समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, प्रधान कौन होता है, प्रेसिडेंट। और पदेन सचिव कौन होगा, पदेन सचिव सीईओ होगा। तो उसी तरह पंचायत समिति की जो समितियां थी उसमें भी पदेन सचिव कौन था, सीईओ था, ठीक है। और इसी तरह जिला परिषद में, यानी जिला परिषद और पंचायत समिति की बात के जो डाटा की बात करें वो सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। और इसमें अभी धारा 201 भी बताई गई है, जो बोलते हैं बकायों की वसूली। बकायों की वसूली किसमें है, धारा 201 में। तो बकाया राशि की वसूली कलेक्टर इस प्रकार वसूल करेगा, मानो वह भू राजस्व का बकाया हो। तो जैसे किसी का कुछ बकाया हो ना, तो रिकवरी ऑफ एरियर धारा 201 में होगी। तो इसमें क्या होगा, रिकवरी ऑफ एरियर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये उसमें लिखा हुआ था इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बकाया राशि की वसूली कौन करेगा, कलेक्टर करेगा, ठीक है, कलेक्टर करेगा। और जैसे भू राजस्व कलेक्ट करता है उसी तरह से करेगा, यानी एक प्रोसीजर के तहत होगा, ठीक है। तो ये बात थी जिला परिषद की बात, यानी बकाये की वसूली कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। और कैसे करेगा, जैसे भू राजस्व का बकाया था। तो देखो पंचायत समिति, जिला परिषद और क्या था, ग्राम पंचायत, इनके बारे में हम डिटेल से उतना पढ़ चुके हैं जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। तो लगभग पूरा हो गया। अब देखो इसी में क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ थोड़े थोड़े, और उसके बाद आप यहाँ से रीड कर लेना, पढ़ लेना। ये PDF बनाऊंगा उसमें भी ऐड कर दूंगा। ये कह रहा है कि यदि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुने हुए सदस्य शपथ न ले तो क्या होगा। देखो शपथ है, शपथ को बोलते हैं इंग्लिश में ओथ, और ओथ को हमने क्या बोला था, चौथ से यानी 4। धारा 4 में किसका वर्णन था, शपथ का।
अगर कोई शपथ नहीं लेगा तो चुनाव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ वही, ठीक है। और 2 साल तक किसी भी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ने का पात्र होंगे। ये भाई कोई सरपंच था, ठीक है, और वो सरपंच बन गया, बनते ही उसको शपथ लेनी है, लेकिन उसने शपथ नहीं ली तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा, यानी दोबारा इलेक्शन होगा। और वो जो सरपंच जिसने शपथ नहीं ली थी वो अब 2 साल तक क्या करेगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बातें सभी के लिए लागू होती हैं, तीनों में, पंचायत समिति और जिला परिषद हो। धारा 4 बता दी इसने, ठीक है, यहां से आप पढ़ लेना। अब मैं जो बता रहा हूं वही बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा। अब इसने धारा 5 भी बताई है थोड़ी थोड़ी। तो धारा 5 में क्या था, 5 में क्या था, उसको 5 साल बाद क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। और उससे पहले अगर त्याग पत्र है, तो वैसे भी त्याग पत्र रिजाइन होता है, तो त्याग पत्र कौन किसको देता है, ये बहुत जरूरी बात है। तो देखो ग्राम पंचायत में ये तीनों त्याग पत्र किसको देंगे, निदेशक पंचायत को देंगे, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो त्याग पत्र किसको देंगे, निदेशक पंचायत को देंगे। और त्याग पत्र देंगे वो धारा 5 में है, और ये किसको देंगे, निदेशक पंचायत को देंगे। और एक बहुत ही जरूरी बात है जो इसमें लिखी हुई है, वो क्या बात है कि रिक्त पद की सूचना 6 पर क्या था, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, यानी रिक्त पद की सूचना। और रिक्त पद की सूचना कौन देगा, देखो कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद, इनमें जो रिक्त पद की सूचना कौन देगा, ग्राम पंचायत में बीडीपीओ देगा और इसमें कार्यकारी अधिकारी देगा, और इसमें भी कार्यकारी अधिकारी ही देगा जिला परिषद में। और ये किसको सूचना देंगे, ये देंगे जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे या फिर किसको देंगे, ये देंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त को। राज्य निर्वाचन आयुक्त को क्या देंगे, रिक्त पद की सूचना। और कैजुअल वैकेंसी का जिक्र किस में था, धारा 6 में। तो धारा 6 क्या बताती है, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, और धारा 6 में यह बात भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम क्या करते हैं कि देखो यार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये याद रखना कि कौन किसको सूचना देता है। तो पंचायत समिति या ग्राम सभा के में विशेष बैठक न बुलाने पर स्थिति में विशेष बैठक कौन बुलाएगा, तो सरपंच द्वारा ग्राम सभा की विशेष बैठक न बुलाने पर। तो अगर सरपंच विशेष बैठक नहीं बुला रहा, विशेष बैठक नहीं बुलाता तो कौन बुलाएगा, तो उसमें क्या होता है कि ग्राम सभा के 1/10 या पंचायत समिति के 1/10 सदस्य लिखकर देते हैं, तब सरपंच 30 दिन के अंदर क्या करेगा, बैठक बुलाएगा, ठीक है। तो अगर सरपंच विशेष बैठक बुलाने से मना कर रहा है तो क्या करेंगे, 1/10 सदस्य चाहे ग्राम सभा के हो चाहे पंचायत के हो, और वो 30 दिन के अंदर क्या बुलाएगा, बैठक बुलाएगा। फिर भी अगर सरपंच बैठक नहीं बुलाता तो कौन बुलाएगा, ये बीडीपीओ बुलाएगा, बीडीपीओ। धारा 11 में क्या था, ग्राम सभा की बैठक। तो ग्राम सभा की बैठक, विशेष बैठक सरपंच को बुलानी होती है। अगर वो नहीं बुला रहा तो 1/10 सदस्यों ने लिख के दिया तो वो 30 दिन में बुलाएगा। अगर फिर भी नहीं बुला रहा तो कौन बुलाता है, बीडीपीओ। बीडीपीओ कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। अब देखो ग्राम सभा की बैठक है, देखो ग्राम सभा की बैठक में तो कोई कार्रवाई तो होती नहीं, लेकिन गांव के जो बेसिक जमीन से जुड़े मामले हैं, मतलब जमीनी स्तर पर सारी कार्रवाई किस में होती है, ग्राम सभा की बैठक में। और ग्राम सभा की बैठक में पंच नहीं आते तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो क्या करें, किसमें, ग्राम सभा की बैठक में। और ग्राम सभा की बैठक किसमें है, धारा 11 में। अब देखो पंच नहीं आ रहे, तो भाई क्या करना चाहिए, तो देखो 51 में क्या था, 1 नंबर का काम रिमूव कर देना, किसको, सरपंच को और एंड पंच को। तो 51 में क्या था, सरपंच और पंच को रिमूव करना, किसमें था, धारा 51। अगर पंच नहीं आ रहे तो धारा 51 का यूज करो। और 51 में एक धारा में है 51(3), हिंदी में इसे मैं बोलेंगे। तो 51(3) का यूज करके कार्रवाई उसके खिलाफ क्या होगी,
कार्रवाई होगी। तो यानी पंच अगर नहीं आ रहे तो उसको रिमूव करने वाले जो आर्टिकल है 51 उसके तहत क्या होगी कार्रवाई। अब बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी है इसमें, आप पढ़ लेना आराम से कि ग्राम सभा की बैठक में बहुत कम लोग आते हैं, उसे प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो वो सब चीज़ है कि वार्षिक योजना बनाकर स्कीमों को लागू करो, ये सब चीज़ नॉर्मल है, आप पढ़ लेना। और ग्राम सभा की बैठक में पंचायत के बुलाने पर ग्राम स्तर के कर्मचारी न आए तो क्या कर सकती है पंचायत। तो देखो कर्मचारी नहीं आ रहा तो देखो ग्राम स्तर के कर्मचारी, जो ग्राम स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, छोटे कर्मचारी, जिसे हम कौन सी धारा में परिभाषित करते हैं, धारा 29 में। धारा 29 में क्या है, पेटी ऑफिशियल। तो देखो ये धारा 29 की बात कर रहा है। धारा 29 में क्या मामला है, धारा 29 में क्या है, पेटी ऑफिशियल। पेटी ऑफिशियल ये होता है कि ग्राम स्तर के कर्मचारी, अगर वो ग्राम स्तर के कर्मचारी अगर दुर्व्यवहार मिसकंडक्ट करते हैं तो उस पर क्या होगी कार्रवाई, ये बोलती है धारा 29। अब देखो इनको भी ग्राम सभा की मीटिंग में आना होता है, तो पेटी ऑफिशियल अगर छोटे कर्मचारी अगर मीटिंग में नहीं आए तो धारा 29 के तहत क्या होगी कार्यवाही। और इसका ये धारा हमने पहले से ही पढ़ रखी है, तो आप वहां से वही बात बोल रहा है ये भी, ठीक है। तो ये हो गया पंचायत की बैठक सार्वजनिक स्थान पर होगी, हो गया कोई बात को नहीं, होने दो। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम कैसे देखा जाएगा, तो वही कोरम तो आपको पता ही है, एजेंडे के रूप में लिखे गए नोटिस के अनुसार पंच बैठक के स्थान पर आएंगे और 5 नंबर रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठा करवाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर रजिस्टर होता है ग्राम सचिव के पास, ठीक है, 5 नंबर रजिस्टर है, उस पर कोई अनपढ़ अंगूठा लगा सके ही साइन कर देगा, कौन, सरपंच और पंच। और हाजिरी से देखा जाएगा कि उसके बाद मध्यवार निपटान करके प्रस्ताव कार्यवाही पुस्तक में लिखी जाएगी। क्या पंच और कोरम तो आपको पता है ही, कोरम में क्या होता है, साधारण बहुमत के लिए 1/3 और विशेष बहुमत के लिए कोरम कितना होना चाहिए, आधा। अगर जैसे किसी गांव है, किसी गांव में कितने हैं, 16 पंच है, ठीक है, 16 पंच है और विशेष बैठक बुलानी है, ठीक है, और उसमें कितने पंच चाहिए, 8, यानी 8 पंच तो होने चाहिए ताकि विशेष बैठक की कार्रवाई शुरू हो सके। लेकिन अगर वैसी गांव में 16 पंच है और साधारण बैठक बुलानी है तो 16/3 कितने हो गए, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 और 1 यानी 6 पंच होने चाहिए इसमें साधारण बहुमत, साधारण बैठक के लिए। तो ये कोरम है, 5 नंबर रजिस्टर हो गया। क्या पंचायत स्कूल में शिक्षक या ट्यूबवेल ऑपरेटर लगा सकती है, देखो पंचायत कुछ भी कर दे अगर उसके पास साधन है और धन उपलब्ध है तो देखो स्कूल में अगर टीचर भी लगा सकती है पंचायत, ग्राम पंचायत चाहे तो, ठीक है, वैसे ऐसा कम होता है। और ट्यूबवेल ऑपरेटर तो छोटे कर्मचारी में ही आता है ये भी, और ये भी अगर ग्राम पंचायत लगा सका है अपने स्तर पर, और उसको वही बात है कि साधन होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। तो क्या पंचायत का काम केवल ढांचागत, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये बहुत सिंपल बात है, पढ़ लेना। पंचायत को धारा 24 के तहत कोई अतिक्रमण हटाने से रोके तो क्या करें, तो देखो भाई कोई अतिक्रमण हटाने से रोके, अब देखो 24 धारा 24 मैंने आपको क्या बताया था, धारा 24 में क्या बताया था कि चाहे कुछ भी हो अतिक्रमण और उत्पातों को हटाया जाएगा, ठीक है। तो अतिक्रमण और उत्पातों को हटाएंगे तो अगर कोई रोके, ठीक है, कोई अतिक्रमण और उत्पात ही, कोई भी जैसे इंप्रूवमेंट बोल दो इसको, कोई भी काम हो रहा है उसको काम कोई रोके तो कोई अड़ जा काम कराते हैं, ठीक है, कुछ भी बात से, तो उसको क्या करेंगे, डीसी को केस का विवरण भेजा जाएगा और डीसी क्या करेगा, फिर पुलिस डिप्टी कमिश्नर जो जिला में बैठता है यानी उपायुक्त क्या करेगा, पुलिस को सपोर्ट देगा और कहेगा कि अब हटाओ, कौन सौ रोक का है ईब देख के दिखाओ, यानी पुलिस सहायता के लिए निवेदन कर सकती है। तो यह प्रश्न आएगा कि धारा 24 के अनुसार ग्राम पंचायत पुलिस सहायता के लिए किसको निवेदन करेगी, डीसी को, ठीक है, यानी उपायुक्त को, डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है, ये इसमें बात है। अब देखो ग्राम पंचायत यदि ऐसा करे जिसके लिए उसकी जिम्मेवारी लगाई गई है वह ना करे तो क्या करेगा, क्या होगा, देखो ग्राम पंचायत ने किसी को कोई काम बोल दिया, ठीक है, और यदि ऐसे कार्य जिसकी उसकी जिम्मेवारी लगाई गई है लेकिन न करे तो क्या होगा, देखो धारा 49 में क्या था, धारा 49 में क्या था, नहीं चलेगी डिफॉल्ट ड्यूटी
नहीं चलेगी। डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज, डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज यानी पद के दौरान रहते हुए, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अपना काम सही से न करना, तो उसके धारा 49 के तहत क्या हो गए, कार्रवाई कर सकती है। यानी यदि निदेशक पंचायत को अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो खुद भी। निदेशक पंचायत वही होता है जिसको त्याग पत्र देते हैं। तो निदेशक पंचायत अगर कोई डिफॉल्ट ड्यूटी कर रही है, जैसे ग्राम पंचायत के मेंबर ही डिफॉल्ट ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसकी जगह किसी और को भी नियुक्त कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को, ताकि वो काम हो जाए। और देखो एक और बात बताता हूँ, जैसे 52 में क्या बताता है, 52 में बोला था 52 से मैंने बोला था विलय को हमने क्या बोला था, डिजोल्यूशन। तो डिजोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत किस में था, 52 में। और इसमें क्यों होता है, देखो पंचायत यदि जानबूझकर, अब देखो जिला परिषद है या फिर पंचायत समिति है, शांत हो जाओ 2 मिनट। एक तो होता है जिला परिषद और पंचायत समिति, इनका काम को मानना, इसको ग्राम पंचायत का क्या होता है, कर्तव्य, इनकी बात को मानना। अगर बात नहीं ना माने यानी चाह कर भी ना माने बात को, तो ग्राम पंचायत का सरकार क्या कर देगी, विलय यानी खत्म कर देगी उसने। तो 52 में करा है विलय। तो और विलय क्यों करा है, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति की बात ना मानी, तो वह आगे शिकायत करेंगे और पंचायत क्या उसका है, ग्राम पंचायत है, विलय उसका है। ठीक है। और वही बात है कि इसमें देखो एक बार 1 मिनट हो देता हूँ, थोड़ा सा ही बचा है अब तो मौज होगी। देखो ग्राम पंचायत यदि पेड़ों को कोई व्यक्ति काट ले तो क्या किया जा सकता है, तो पेड़ काटने की सजा, पेड़ काटने की सजा। तो पेड़ काटने के लिए क्या हो सकता है, 500 रुपये तो जुर्माना लगेगा, और प्लस उसकी कीमत अदा करने के लिए भी हो सकता है, कीमत दो भाई, पेड़ कितना बेचो उसकी कीमत भी दे दो। ठीक है। और ये बात किस में है, अब देखो पेड़ काट रहा है यानी प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है। टेम्परिंग होता है छेड़खानी, टेम्परिंग के साथ कर रहा है, तो उस पर क्या लगा दी, पेनल्टी। और यही बात की है पेनल्टी, प्रॉपर्टी टेम्परिंग, 5 + 4 क्या था, 9, यानी 54 में है ये। 54 में क्या था, प्रॉपर्टी पेनल्टी टेम्परिंग। अगर आपने ट्रिक से धारा याद की है तो उसमें मैंने बताया था। तो क्या होगा कि पेड़ काटने वाली की धारा कौन सी 54 लगेगी इसमें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके तहत कार्रवाई होगी। क्या पंचायत समिति की कार्यवाही पुस्तिका में प्रस्ताव के बाद केवल अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी ही अक्सर करेंगे। तो देखो कुछ नहीं, ये पढ़ लेना, नॉर्मल बात है। क्या पंचायत समिति का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के कार्यक्रमों का निरीक्षण कर सकता है। अभी देखो पंचायत समिति है, एक ये पंचायत समिति है, पंचायत समिति, ठीक है। और पंचायत समिति का क्या होता है कि अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष। और पंचायत समिति के अंडर में क्या आते हैं, ग्राम आते हैं, ग्राम पंचायत यानी ग्राम 1 2 3 4, जिस तरह 1 2 3 4 5 एक पंचायत समिति है जिसका कोई अध्यक्ष है, उसके अंडर में 5 ग्राम है। ठीक है। तो क्या वो अध्यक्ष इंक्वायरी कर सकता है, नहीं। अगर किसी को निरीक्षण करना है तो पंचायत समिति निरीक्षण कर सकती है, यस। यानी पंचायत समिति को ग्राम पंचायत में कोई भी निरीक्षण करना है तो वो अध्यक्ष नहीं करेगा, पंचायत समिति क्या करेगी, प्रस्ताव पास करेगी इसके लिए, और वो बहुमत आना चाहिए ताकि वो उसकी निरीक्षण कर सके। तो क्या करेगा कि ग्राम पंचायत किसी भी सेवा या कार्य निरीक्षण परीक्षण करने की अधिकार पंचायत समिति के पास है, न कि अध्यक्ष के पास। यदि पंचायत द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का निरीक्षण करना है तो इसके बारे में फैसला पंचायत समिति की बैठक में लिया जाएगा। यानी 87 में क्या था, 1887, यानी पंडित नेक्कीराम, और क्या था, निरीक्षण। तो निरीक्षण अगर करना है तो बैठक में क्या लिया जाएगा, इसका फैसला लिया जाएगा, और फैसले बहुमत से लिया जाता है फैसला। ठीक है। तो बहुमत से फैसला लिया जाएगा, उसके बाद क्या करेगी, गांव का निरीक्षण करेगी, कौन, पंचायत समिति। इसलिए अध्यक्ष जब चाहे तो निरीक्षण नहीं कर सकता, अध्यक्ष को भी बहुमत के द्वारा ही वो करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठक में अपनी जगह, ये तो ऐसी ये बात है, नॉर्मल है, पढ़ लेना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद उसके बकाया की वसूली करने में असमर्थ हो तो वसूली कौन करेगा, कलेक्टर। और इस प्रकार करेगा जैसे वो भू राजस्व की बकाया हो। और सामलात भूमि के नाजायज काबिज के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो देखो सामलात भूमि है और सबकी भूमि, तो सबकी जो जिस तरह पंचायत की भूमि है वो उसी में आओ एक सामलात भूमि। ठीक है। और सामलात भूमि अगर कोई नाजायज कब्जा कर ले उस पर धारा क्या लगा है, 7, धारा 7 के तहत क्या हो जाएगी,
उसको कार्रवाई होगी और उस पर उसको क्या हो सकता है 5,000 रुपये पर हेक्टेयर भी देने पड़ सकते हैं 1 साल में, नहीं सॉरी, तो 5,000 रुपये 1 साल में उसको वो देना पड़ सकता है, यानी वो लीज पर लेते हैं यानी पट्टे पर लेते हैं उसी तरीके से, और 10,000 रुपये 5,000 से 10,000 रुपये तक उसको देने पड़ सकते हैं। और क्या हो सकता है कि उसको अगर सामलात भूमि के अगर नाजायज़ कब्जा है और वो छोड़ नहीं रहा तो उसको 2 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है, 2 साल तक सज़ा भी मिल सकती है। ये बात इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना। और तो धारा 7 सामलात दे अधिनियम 1961 मैंने आपको बीच में बता दिया था। तो ये है अपना पूरा इसमें ब्यौरा है और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पूरा निचोड़ कर दिया है मैंने इसको, इस पीडीएफ को पूरा इसमें। और आप क्या करना, इसको एक बार पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और उसके बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े से क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ अभी। तो देखो एक क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है? देखो पंचायती राज का 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं अब पता चलेगा आपको। 3 सत्र होते हैं, एक तो क्या होता है निचला सत्र क्या होता है ग्राम पंचायत, और दूसरा सत्र कौन सा होता है यानी पहला और दूसरा, और ये क्या होता है पंचायत समिति, और तीसरा स्तर कौन सा होता है जिला परिषद, यानी ये दूसरा स्तर कौन सा होगा पंचायत समिति। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? देखो यार मैंने है ना फुल फॉर्म वाली वीडियो करवा रखी है, अच्छे से डिटेल से करवा रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कर लेना अच्छे से। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अभी देखो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव किसको होना चाहिए? तो यही तो बात है यार, इसमें क्या है प्रत्येक समिति का पदेन सचिव कौन होगा? तो देखो राष्ट्रपति तो नहीं होगा और सचिव अध्यक्ष भी नहीं होता। अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और क्या करता है उसका सचिव कौन होगा? कार्यपालक अधिकारी। यानी पंचायत समिति जो समितियां बनती हैं, जो समितियां बनती हैं उस समितियों का कौन होगा? और समितियां कितनी होती हैं? 3। और पहली समिति क्या थी? सामान्य समिति थी। और दूसरी समिति हमने क्या बताई थी? वित्त लेखा समिति थी, और वित्त लेखा या योजना समिति बोल दो। और तीसरी समिति क्या थी? सामाजिक न्याय थी। और इन समितियों का जो पदेन सचिव होता है, पदेन सचिव वो कौन होता है? कार्यपालिक अधिकारी। और यही तो क्वेश्चन आया था, कार्यपालिक अधिकारी आएगा। अध्यक्ष भी नहीं होगा, आयुक्त भी नहीं होगा। आयुक्त को थोड़ी बनाएंगे यार सचिव, आयुक्त तो यार वो होता है कमिश्नर होता है जो मंडल में होता है एक। तो राष्ट्रपति भी नहीं बनाएंगे, तो कार्यपालक अधिकारी कौन हो जाएगा इसका आंसर? देखो यार साफ दिख रहा है तो अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और देखो हरियाणा पंचायत अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य के लिए वांछित कोरम क्या है? अब देखो जिला परिषद की बात कर रहा है, और जिला देखो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिला परिषद देखो, जिला परिषद में एक साधारण बैठक की बात करते हैं तो साधारण बैठक का कोरम कितना होता है? 1/3। और विशेष बैठक का कोरम कितना होता है? 1/2, यानी आधा होता है, सदस्यों का आधा। तो कुल सदस्यों का आधा। इसमें ऑप्शन या तो डी आएगा या फिर बी आएगा। उस बी में क्या है? वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा, और डी में क्या है? कुल सदस्यों का आधा। अगर आपको कंफर्मेशन है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर तो आपको पता ही होगा 9466166601। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप बता देना कंफर्मेशन, कोई विद प्रूफ बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसमें वो बता सकूँ। बी और डी में से होगा, आधा तो होगा विशेष बहुमत के लिए, लेकिन वो उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत के लिए होगा या फिर कुल सदस्यों का आधा होगा, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं मिली थी। तो आप अगर आपके पास जानकारी है तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगा। तो लेकिन आधा आएगा ये तो पता है जिला परिषद में। और हरियाणा पंचायत अधिनियम, ये देखो ये अध्याय है, ये मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ मैं इसका रिविजन मैं करवा दूंगा। हरियाणा की ये हो गया। और देखो हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कौन होंगे? तो देखो किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? तो देखो कार्यपालक अधिकारी बोलते हैं, कार्यपालक अधिकारी सीईओ होते हैं। ठीक है, तो सीईओ या तो अध्यक्ष के नियंत्रण में होते हैं,
और यह किसके नियंत्रण में होते हैं? प्रधान के नियंत्रण में। और ये होते हैं प्रधान के नियंत्रण में कब होते हैं? जिला परिषद में। और ये किस में होते हैं? पंचायत समिति में। अब देखो प्रश्न कितना आसान है। हरियाणा में पंचायत समिति, तो पंचायत समिति में जो सीईओ होता है वो अध्यक्ष के अंडर कार्य करता है। और उसी तरह ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है उसके अंडर में कौन काम करता है? ग्राम सचिव। ठीक है। और पंचायत समिति में अध्यक्ष के अंडर में कौन करेगा? सीईओ। ये प्रशासनिक नियंत्रण में कौन होता है? किसके प्रशासनिक? अध्यक्ष आंसर आ जाएगा। विकास अधिकारी कोई नहीं, राष्ट्रपति, आयुक्त, ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो आराम से अपने से क्वेश्चन हो रहे हैं जो हमने पढ़ा है उस नॉलेज के आधार पर। अब देखो ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, हरियाणा पंचायती राज ये करवा चुका हूं मैं कि जो पंचायत की 3 समितियां हैं पंचायत समिति द्वारा, तो अनिवार्य समिति कौन सी है? वित्त लेखा समिति, सामाजिक न्याय और सामान्य समिति। और जो चौथी है वो आंसर नहीं आएगा। ये भी हो गया। ये देखो आसानी से हो रहे हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, फिर आपको टेंशन किस बात की। देखो HRDF का क्या मतलब है? ये मैंने बताया था, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फुल फॉर्म मैंने करवाई है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए बताई है। और धारा 243 से भी क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने आपको बताया है, करवाया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके माध्यम से चुना जाता है? अभी देखो आपको एक बात बताता हूँ, खुला मतदान। देखो इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, लंजू पंजू से ऑप्शन है। देखो अनुपस्थितियों के मतदान, ये कुछ नहीं, हाथ हिलाकर। ये भाई कितने लोग चाहते हैं कि सरपंच बनेगा तो सारे हाथ खड़े कर दिए, ऐसे नहीं होता। मतदान होता है, ये तो अपने को पता है। तो सरपंच किससे बनता है? सरपंच किससे बनता है? मतदान से। ठीक है। और मतदान 2 प्रकार का होता है, एक तो खुला मतदान हो गया और एक हो गया गुप्त। तो देखो आपने सरपंच को वोट डाला और आपने कौन से सरपंच को जिताना चाहते हो सरपंच में, वो गुप्त होती है, इसलिए गुप्त मतदान ऑप्शन में आंसर आएगा। तो खुला मतदान नहीं होता कि किसी को पता चले कि हाँ भाई इसने उसको वोट डाला, इसने उसको। तो आंसर क्या आएगा इसका? गुप्त मतदान। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत है इसमें। देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होती है? तो प्रत्यक्ष का मतलब सीधा, यानी सरपंच ने आप ही सीधा वोट देते हैं कि नहीं देते? देते हैं, यानी ग्राम पंचायत क्या होगा? प्रत्यक्ष। अभी देखो जो अध्यक्ष होते हैं पंचायत समिति के या फिर वो प्रधान होते हैं जिला परिषद के, वो तो चुने जाते हैं। अध्यक्ष धारा 60 में चुने गए थे। ठीक है। और ये इसी तरह इसकी धारा कौन सी थी? 121 धारा थी, तो उसमें भी प्रधान चुने गए था। तो ये क्या है कि ये चुने जाते हैं, यानी क्या होगा इसका आंसर कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस में होगी? ग्राम पंचायत में। हो गया। अभी ये पंचायती राज अधिनियम के जो अध्याय हैं ये तो हो जाएंगे, धारा भी आपको करवा दूंगा मैं आराम से अलग से। पंचायती राज प्रणाली में राज का क्या मतलब होता है? राज का मतलब होता है रूल। और क्या है इसमें? कुछ नहीं है ज़्यादा। एक क्वेश्चन और यहाँ और मिल जाए बस। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है। केंद्र से याद आता है सेंटर, सेंटर से क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट को भी डिवाइड कर दिया अलग अलग जगह पे, और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बहुत सारी चीज। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किसमें आएगा? पंचायती राज में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आए थे, देखो ये सारे क्या है? ग्राम सचिव के जनवरी वाले पेपर हैं और वहाँ से प्रश्न उठाए थे मैंने, और सिर्फ इसमें पंचायती राज के प्रश्न उठाए हैं। तो ये जो यहाँ से जो हमने डाटा पढ़ा है, और वो डाटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आपको कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो आपके सामने क्या पूरा हो गया? पंचायती राज के एक वीडियो और डालूंगा जो सब करवाते हैं, यानी वो लॉर्ड रिपन और वो बलवंत राय मेहता समिति और कुछ बेसिक डाटा होते हैं, हिस्ट्री वगैरह, वो सब चीज़ एक वीडियो डालूंगा उसकी। तो उसके बाद मैं पंचायती राज को ये बोल दूंगा कि भाई मेरी तरफ से पंचायती राज आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ और करेंगे उसके बाद। ठीक है। रिवीजन हो या फिर वो जो हो गया रिवीजन हो गया, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह वीडियो अगर
वो एग्जाम के समय डाल देंगे। बाकी अगर वो ना भी हो तो भी कोई चिंता मत करना। हाँ, धाराओं का रिवीजन तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। धाराओं के रिवीजन की 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा और उसके बाद आपका काम चल जाएगा। पटवारी का सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है यार। पटवारी का सिलेबस में वो जो मैं अभी मेरे को है ना दिल से फील हो रहा है कि पटवारी का सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी लोग देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए मेरा मन नहीं करता कि वहाँ पे मैं और क्लास बनाऊँ। अगर आप ज़्यादा कह रहे हो बना देता हूँ क्लास, और ये आपको ये भी बताऊँगा वहीं पे भी कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना करवा दिया उतना ठीक है। आप हमेशा कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश को आप है ना पढ़ते रहना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स कटते हैं, हमेशा कटते रहते हैं। तो यहाँ से मार्क्स इंप्रूव करो। पटवारी का ज़्यादा मत पढ़ना। पटवारी में पहले नहीं आया कुछ भी और अब भी आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पे जो मुश्किल टॉपिक होता है ना, जो कहीं पे भी नहीं करवाया जाता, उस टॉपिक को आप कमेंट में दिया करो, ताकि काम करने में भी कुछ ऐसा लगे कि हमने कुछ अच्छा किया है, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, आपकी रात भी शुभ रहे।